जय भीम। आप सबको बाबा साहब की, डॉक्टर अंबेडकर की 129वीं जयंती पे हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय हम सब लोग लॉकडाउन की स्थितियों में रहते हुए अपने अपने घरों में बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। कई दिन पूर्व से मना रहे हैं और उनके द्वारा दिए गए आदर्शों पे चलने का, उनको पढ़ने का, उनको नए सिरे से समझने का प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया में बाबा साहब की जयंती के प्रति अपना अपना एक योगदान देते हुए हम सब लोगों ने कोशिश की कि एक ऐसी फेसबुक लाइव सीरीज चलाई जाए जिसमें बाबा साहब को विभिन्न तरीके से, विभिन्न नजरिए से देखने की कोशिश की जाए, उनको व्यापक नजरिए से देखने की कोशिश की जाए, उनको नए सिरे से समझने की कोशिश की जाए और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से, राजनीतिक से लेकर के, शिक्षा जगत से लेकर के, उद्यमिता से लेकर के, विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों से सुना जाए कि उनकी नज़र में बाबा साहब की क्या अहमियत है, बाबा साहब को वो किस रूप में समझते हैं। अक्सर इसे इससे विडंबना कह सकते हैं या कोई और वजह कह सकते हैं कि बाबा साहब अपने समर्थकों और अपने विरोधियों के बीच भी कुछ न ठीक तरीके से उन्हें न्याय नहीं मिल सका है। उनके समर्थक भी और उनके विरोधी भी उनको बिना ठीक से पढ़े, बिना ठीक से समझे, बिना उनके आदर्शों को समझे ही और सुनी सुनाई बातों के आधार पे उनका समर्थन करते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें थी और इसको लेकर के बहुत सारे महत्वपूर्ण वक्ताओं ने, विद्वानों ने अपनी बात रखी है इस सीरीज में, इस फेसबुक लाइव सीरीज में। इसके लिए इससे पहले जो आ चुके हैं, जो भी वक्ता हैं, हमारे विशेष आमंत्रित मेहमान हैं, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि वो एक इस प्रस्ताव पे उन्होंने अपनी बात रखने को मंजूरी दी, अपनी बात रखने को तैयार हुए और बहुत ही विद्वतापूर्ण तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी, बहुत सारे श्रोताओं को नए नए तथ्यों से अवगत कराया। इसकी शुरुआत के ही जो प्रमुख वक्ता थे, मैं उन सबका भी विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूंगा। माननीय आनंद श्री कृष्ण सर। आनंद श्री कृष्ण सर बुद्धिज्म के बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। उनकी किताबें और उनके द्वारा लिखे गए बहुत सारे लेख बहुत ही समादृत हैं और बुद्धिज्म को, और जो सामान्य प्रचलन में बुद्धिज्म की मान्यताएं रही हैं और जो आम प्रचलन में देखा जाता है कि बौद्ध धर्म और उनके अनुयायियों के बारे में जिस तरह की बातें प्रचलित है, उससे अलग तरीके के और अलग ही एक स्कॉलरली दृष्टिकोण वे प्रस्तुत करते हैं आनंद श्री कृष्ण सर। उन्होंने इस सीरीज की शुरुआत की और भगवान बुद्ध और बाबा साहब के अंतर संबंधों को लेकर के, उनके बीच किस तरह का एक रिश्ता था, उनके दर्शन की, उनकी तार्किकता की, उनकी वैचारिकी की, उनको देखने का, समझाने का बहुत बेहतरीन प्रयास किया। ये सारे वीडियोस इस फेसबुक लाइव सीरीज पे उपलब्ध हैं, आप कभी भी उन्हें देख सकते हैं। उसी कड़ी में प्रेमपाल शर्मा जी, जो पूर्व संयुक्त सचिव रेलवे मंत्रालय से थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी और कई सारे मुद्दों पे, कई सारे व्यवहारिक सच्चाइयों से हमें अवगत कराया। एक बेहतर भविष्य और बेहतर समाज कैसे बन सकता है, उस पे उन्होंने अपनी बात रखी। मैं उन सबका भी शुक्रगुजार हूँ। इसका एक पूरा, इस सीरीज के लिए हमने कोई बाध्यता नहीं रखी थी। यह एक तरह से एक ओपन सेशन की तरह था। विभिन्न तरीके के मतावलंबियों के साथ, विभिन्न विचारधारा के लोगों के साथ, विभिन्न प्रोफेशन के लोगों के साथ भी इसकी चर्चा की हमने शुरुआत की थी और कई जगहों पे अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने अपनी बातें की फेसबुक लाइव के माध्यम से। कुछ तक हमारी पहुंच हो पाई, कुछ तक नहीं हो पाई, लेकिन सबने बाबा साहब को पढ़ा, उनके बारे में जाना, उनको कहा। इसके लिए वे सब लोग, उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अनूप प्रसाद जी गोरखपुर की बहुत बेहतरीन छात्र नेता हैं, बहुत अच्छी स्कॉलर हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। डॉक्टर लक्ष्मण यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट हैं,
और कई सारे मुद्दों पे अपनी बेबाक और ईमानदार राय रखने के लिए जाने जाते हैं। लक्ष्मण यादव जी ने भी अपनी बात रखी, बाबा साहब को समझने का और आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। इसी कड़ी में एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम हमारे बीच में वक्ता के रूप में उपस्थित हुए पद्मश्री मिलिंद कांबले जी। बाबा साहब का जो आर्थिक आंदोलन का स्वप्न था, उसको पूरा करने का, उसको एक नई गति देने का काम पद्मश्री मिलिंद कांबले जी कर रहे हैं डिक्की के माध्यम से। और उन्होंने बाबा साहब के आंदोलन को किस रूप में आर्थिक समृद्धि पहुंचाई है, आर्थिक ऊंचाइयों तक प्रदान किया है, इन सब पे विचार किया, इन सब पे बातें रखी और बहुत से अन्य नए मुद्दों पे, नए राजनीति और आंदोलन के, समाज के बहुत सारे नए दिशा निर्देश उन्होंने दिए कि हम बाबा साहब का क्या सोचना था और उनकी सोच पे आगे चल करके हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर संजय पासवान जी, मैं उन्हें राजनेता से कम एक सबसे अधिक सोशल इंटेलेक्चुअल थिंकर में अधिक मानता हूं, क्योंकि जिस हद तक डॉक्टर संजय पासवान जी अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं के साथ दूसरे विपरीत विचारधाराओं को भी सुनने का, उनको सुनाने का, उनके साथ संवाद स्थापित करने का जो जज्बा डॉक्टर संजय पासवान जी में मौजूद है, इसके तहत उन्होंने भी अपने बातें रखी और एक नए तरीके से बाबा साहब को समझने का, उनको और उनके साथ किस तरह से एक समरस समाज बन सकता है, एक समाधर्मी समाज बन सकता है, इसकी वकालत डॉक्टर संजय पासवान जी ने की। उसी कड़ी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दो प्रमुख हमारे प्राध्यापक साथी, डॉक्टर अमरनाथ पासवान जी जो वहाँ पे राजनीति शास्त्र विभाग में वहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और डॉक्टर प्रभाकर सिंह जी जो वहाँ पे हिंदी विभाग में हैं, इन सब लोगों ने भी अपनी बात रखी नए तरीके से। अमरनाथ जी ने जहाँ पे कुछ व्यवहारिक सच्चाइयों के साथ, व्यवहारिकताओं के साथ अपनी बात रखी, वहीं डॉक्टर प्रभाकर जी ने बाबा साहब के आर्थिक अवदान को, आर्थिक आंदोलनों को समझते हुए और उनकी जो आर्थिक नीतियां थी उसके बारे में अपनी बात रखी। उन सबका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर टीवी कट्टीमनी साहब का। प्रोफेसर टीवी कट्टीमनी साहब पूर्व कुलपति हैं, रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के। अपनी सहजता, सौम्यता और सरलता के लिए जाने वाले प्रोफेसर टीवी कट्टीमनी सर ने बहुत सी नए तथ्यों से हमें अवगत कराया, बहुत सारी बातें हमें बताई, और खास करके किस तरह से हमारी अगली जनरेशन को किन स्किल्स को अपना करके, किन नए मुद्दों को अपना ध्यान में रखते हुए और नए किस्म की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात उन्होंने की, और वह सब भी बहुत ही प्रेरणास्पद है, वह सब भी बहुत संग्रहणीय है। डॉक्टर राजेश माझी जी जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में हैं। राजेश माझी जी ने भी बहुत विद्वतापूर्ण तरीके से बाबा साहब की किताबों के हवाले से अपनी बात कही और हम सबको नए सारे तथ्यों से अवगत कराया। प्रोफेसर रेणु जी बेंगलोर में प्रोफेसर हैं हिंदी के, उन्होंने भी इच्छा जाहिर की, उन्होंने भी बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखी, बाबा साहब को समझा। इसके अलावे बहुत से हमारे फेसबुक मित्र हैं, कपिलेश प्रसाद जी, योगेश्वर जी, कृष्णा सोनी जी, कुंदन कुमार जी, इन सब लोगों ने भी अपने अपने तरीके से बाबा साहब की व्याख्या की, उनको समझा और उनको बेहतर ढंग से हमें प्रस्तुत किया। एक अलग अलग स्वरों में जो उनकी बातें की गई, हमें लगता है कि उन सबकी जो भी उनके फ्रेंड्स हैं, उनके आत्मीय हैं, उन सब तक उनकी बातें पहुंची, उन सब तक बातें कही गई और नए अंदाज में लोगों ने सुना भी और नए अंदाज में लोगों ने पसंद भी किया। हमारे मित्र और हमारे छात्र डॉक्टर दिलीप कुमार जी, सुभाष कुमार रंजीत जी, इन सब लोगों ने भी अपनी बातें की, अपने अपने तरीके से बातें की और एक नए सिरे से समझने का और नए सिरे से बाबा साहब के आंदोलन को समझाने का, और नई पीढ़ी किस रूप में समझ रही है इसको इन सब लोगों ने व्याख्यायित किया अपने व्याख्यानों में। मैं इसलिए उन सबका भी शुक्रगुजार हूँ। मैं प्रोफेसर वाईएस अलोने साहब जेएनयू में आर्ट एंड एस्थेटिक्स में प्रोफेसर हैं। बाबा साहब के दार्शनिक विचारों के ऊपर उन्होंने अपनी बात की और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी बात की कि बाबा साहब के दार्शनिक विचार किस तरह से अपने समय के जो लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान थे उनसे भी किस तरह से अधिक मानवीय थे
अधिक जेन्युइन सच्चाइयों पे आधारित है। प्रोफेसर अरुणे साहब का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बहुत अच्छे मित्र और उद्यमी विजय सोम कुंवर जी जो नागपुर से हैं और बहुत बेहतरीन उद्यमी हैं, वे भी बाबा साहब के एक बड़े फॉलोअर हैं। उन्होंने भी अपने बातें की और उद्यमिता के क्षेत्र में बाबा साहब के आंदोलन, उनके विचार किस तरह से प्रेरणा प्रदान करते हैं, इस पे उन्होंने बात की। हमारे मित्र डॉक्टर मुकेश मिरोठा जी जो जामिया मिलिया इस्लामिया में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर निरंजन सहाय जी, बलराम सिंह जी, शिवदत्त बावलकर जी, इन सब लोगों ने अलग अलग समय में बाबा साहब के ऊपर अपनी बात रखी। मुकेश जी ने अपने जीवन प्रसंगों को आधार बना करके और किस तरह से ये बताया हमें कि बाबा साहब के आदर्श और उनके द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों की और विभिन्न जो संवैधानिक नियम बनवाए गए थे, उसके कारण किस तरह से एक सामान्य छात्र की जिंदगी बदलती है, किस तरह से उनकी तरह से ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनकी जिंदगियां बदली हैं। तो इन सबका हमारे मित्रों ने, हमारे जो हमारे आत्मीय हैं, इन सब ने अपनी बातें रखी, आगे भी रखेंगे। यह सीरीज अभी और चलेगी। बहुत से ऐसे हमारे शुभेच्छु मित्र हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं। यह सीरीज चलेगी नए अंदाज में। कल भी एक बहुत बेहतरीन वक्तव्य हुआ प्रोफेसर निशिकांत कोलगे सर का। निशिकांत कोलगे सर CSDS नई दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हिस्ट्री के अच्छे स्कॉलर हैं और महात्मा गांधी के ऊपर बहुत अच्छा काम है। देखिए, अलग अलग तरीके की, मैंने कहा ना, सुनाई सुनाई बातों पे बहुत सारे विमर्श की अवधारणाएं चलती हैं, लेकिन एक अकादमिक व्यक्तित्व के लिए जरूरी होता है कि वह सुनी सुनाई बातों के आधार पे अपनी राय न बनाते हुए जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाइयां हैं, उनका ठीक से अध्ययन करे और उसके बाद अपनी राय दे। महात्मा गांधी को लेकर के भी बहुत सारी ऐसी राय बनी हुई है, राय चलती हैं, और उनकी रायों में क्या मत विभिन्न है, उसकी कितनी सच्चाइयां हैं, इन सबको भी जानना जरूरी था। और इसके लिए प्रोफेसर निशिकांत कोलगे सर जो महात्मा गांधी के अध्ययन दर्शन के बहुत अच्छे अध्येता हैं, उनके ऊपर उनकी कई महत्वपूर्ण किताबें भी आई है, उन्होंने अपनी बात की और बहुत विस्तार से कल बताया कि जो सामान्य धारणाएं कुछ राजनीतिज्ञों ने बना दी है महात्मा गांधी को लेकर के, उससे अलग महात्मा गांधी की अपनी जमीनी और जेन्युइन सच्चाई क्या है। तो इन सब पे हमने अलग अलग तरीके से बात की, अलग अलग विद्वानों द्वारा बात की। अभी भी और भी बहुत सारे मुद्दों पे बात करने की संभावनाएं हैं। अभी हमारे पास बहुत से ऐसे स्कॉलर हैं जो विभिन्न रूपों में, विभिन्न विचारधाराओं में अपनी बात कहेंगे। यह सीरीज, फेसबुक लाइव सीरीज, किसी खास विचारधारा के आग्रह के लिए नहीं है, किसी खास विचारधारा के समर्थन के लिए ही नहीं है। बाबा साहब खुद एक बहुत अच्छे स्कॉलर थे, बहुत बड़े विद्वान थे, और सिर्फ विद्वान ही नहीं थे बल्कि एक बहुत कटु और एक निर्मम आलोचक भी थे। उन्होंने हमारे इस देश की सामाजिक व्यवस्था की बहुत कटु आलोचना भी की। तो जो एक अच्छे आलोचक हैं, अगर कोई उनकी आलोचना भी करता है तो हमें भी उसी सहजता के साथ स्वीकार करना चाहिए। और इस वजह से हमने कोशिश की कि यदि कोई व्यक्ति तर्कों के सहारे बाबा साहब के विचारों को की आलोचना करना चाहता है, यदि उसको लगता है कि बाबा साहब के विचार सही नहीं थे, तो उनका भी स्वागत है, लेकिन वह उतनी ही मर्यादा के साथ स्वीकार्य है जिस मर्यादा का निर्वहन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने विरोधियों के साथ करते थे। तर्क के साथ, पूरे अध्ययन के साथ, पूरे तार्किक कसौटी के साथ ही किसी भी किस्म की बात अगर की जाती है तो उन सबका स्वीकार्य है। और मुझे लगता है कि जेएनयू का छात्र होने के नाते जेएनयू से मुझे यह सीख भी मिली है कि अपने प्रतिपक्षी की हर बात का सम्मान कीजिए, उनकी तार्किक बातों का सम्मान कीजिए। तो ये इस भावना के तहत इस सीरीज की शुरुआत की गई। यह बहुत लोकप्रिय सीरीज हो रही है और हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि अभी के जितने वक्तव्य हैं और बाद में जितने वक्तव्य आएंगे उन सबको संकलित करके पुस्तक रूप में और किसी विभिन्न रूप में भी हम इनको संग्रहित करें, ताकि इन विचारों को और अधिक से अधिक लोग भी सुन सकें, समझ सकें और बाबा साहब को समझने की एक तरह से ये जो
लगातार प्रक्रिया चल रही है और मजबूत होती रहे। इस सीरीज के साथ जैसा इसका नाम दिया गया था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेरी नज़र में, इसमें हम सब ने यह सोचा कि हम ये देखें कि हर व्यक्ति किस रूप में देख रहा है बाबा साहब को, उनके नजरिए किस रूप में है, किस तरीके से वो सोच रहे हैं। मेरा नजरिया कुछ और हो सकता है, लेकिन किसी और का नजरिया कुछ और हो सकता है, किसी और तरीके से भी वो लोग सोच सकते हैं, वो बात कर सकते हैं। तो हमें सभी नजरियों को देखने की जरूरत है कि एक व्यक्ति किस तरीके से बाबा साहब को देख रहा है। और इस वजह से यह जो मेरी नजर में यह जो शब्द है वो मेरे लिए नहीं है, बल्कि जो इनके वक्ता हैं, जो जिन्होंने अपनी बात रखी है, उनके लिए है। और उन्होंने जिस नजर में देखा है, जिस नजर से देखा है, उस तरह की कोशिशें इस सीरीज में की जा रही है। इसी प्रक्रिया में मैं कुछ व्यक्तिगत बातें बताना चाहूंगा कि बाबा साहब से मेरा बाबा साहब के विचारों से, उनके आंदोलनों से कब किस तरह से परिचय हुआ मेरा, किस रूप में मैंने जाना कि मुझे ऐसे महामानव का अनुयायी बनना चाहिए। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ग्रेजुएशन से पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में मेरी जानकारी बहुत सीमित थी। मैं कह सकता हूँ कि इंटर तक मेरी कोई जानकारी नहीं थी, इंटर पास करना था। 1989 में 89 में जब मैंने बीए में नामांकन कराया छपरा जिले के बनियापुर प्रखंड के लोक महाविद्यालय हाफिजपुर में, तो उसके बाद थोड़ा बहुत मुझे जानकारी मिली। हमारे इलाके के मेरे बड़े भाई जैसे हरेंद्र माझी जी, जो वहीं पास के ही गोविंदापुर गांव के रहने वाले हैं और बहुत अच्छे विद्वान, बहुत अच्छे स्कॉलर, सरकार राजकीय सेवा से वो सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी जीवटता के कारण, उनके धैर्य के कारण, उनके डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति उनके लगन और श्रद्धा के कारण ही परिचय हुआ। और उनके द्वारा उस इलाके में भगवानपुर ब्लॉक के आसपास में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। जयंती में वहां के उस समय के तत्कालीन विधायक मानिक चंद राय जी का बहुत ही लोकप्रिय विधायक रहे, उनका बहुत ही सहयोग रहा। और उनके माध्यम से पूरे आसपास के लोगों में सुखाई माझी जी, हीरालाल माझी जी और हरिंदर जी, बहुत सारे आसपास के लोगों द्वारा उस जयंतियां का आयोजन किया गया। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं भी उसमें शामिल था। अपने स्तर से जो भी मदद हो सकती थी कि कार्यकर्ता के रूप में मैंने उसमें भी अपनी भूमिका निभाई थी। और मैं कह सकता हूं कि एक बाबा साहब को जानने की, समझने की जमीन उस आयोजनों के दरमियान शुरू हुई थी, जो 89-90 के आसपास में भगवानपुर और मेरे घर के आसपास के इलाकों में हुए थे। इसके लिए उन सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उनकी वजह से मुझे ऐसे महामानवों के बारे में समझने का, जानने का मौका मिला। मेरे परिवार में बड़े भाई डॉक्टर सत्यप्रकाश पासवान जी भी बाबा साहब के अच्छे विद्वान रहे हैं। राजनीति शास्त्र में उन्होंने पीएचडी की है और बाबा साहब के ऊपर, और उन्होंने किताब के रूप में भी संपादित की हुई है। तो उनके द्वारा भी बाबा साहब के संबंधित किताबें, पुस्तकें घर में पढ़ने को मिलती थी। मेरे बड़े भाई में राजकुमार माझी जी भी बाबा साहब के एक अच्छे अनुयायी थे। तो इन सब लोगों के माध्यम से बाबा साहब की किताबें पढ़ने का, सुनने का, समझने का मौका मिला। घर में भी माँ पिताजी शिक्षक थे, परिवार में शिक्षा का माहौल था, मेरे घर के सभी लोग शिक्षक थे, जो लोग जानते हैं। तो किताबें रहती थी और उन किताबों के माध्यम से पढ़ने का एक जज्बा मिला। बीए के दरमियान ही मैंने एक छोटी सी घरेलू पुस्तकालय कह सकते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर पुस्तकालय के नाम से बनाई थी। और मेरी पुरानी किताबें पे उनके उन लाइब्रेरीज की मुहर मिल जाती है कि उस डॉक्टर अम्बेडकर पुस्तकालय के नाम से। कम ही किताबें थी, लेकिन एक मन में था कि हाँ, कुछ किताबें, उनके जीवन से संबंधित किताबें रखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, लोगों को भी पढ़ानी चाहिए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक नर्सरी की शुरुआत हुई बाबा साहब को समझने की। उससे बहुत मजबूती मिली जब 95 में मेरा जेएनयू में एडमिशन हुआ, एमए हिंदी में। तो यहाँ पे आ करके, और यहाँ की जो एक प्रमुख संगठन है, संस्था है, यूडीएस है, यूनाइटेड दलित स्टूडेंट फोरम, जो अभी भी काम कर रही है यहाँ पे, उससे जुड़ करके मुझे बाबा साहब को समझने का, उनके विचारों को मजबूती से काम करने का, और मेरी अपनी भावनाओं को और मजबूत करने का माध्यम वह संस्था बनी। 95 में ही आने के बाद
मैं प्रोफेसर रामचंद्र जी के सहयोग से मैं यूनिसेफ का सेंट्रल कमेटी मेंबर बना। और उसके बाद कई वर्ष 2 साल तक हम लोग उसके साथ रहे, कई वर्ष तक ऐसे सामान्य एक कार्यकर्ता के रूप में भी उनके विभिन्न आयोजनों को देखने का, अच्छे वक्ताओं को सुन करके, और यहाँ पे जो एक उस समय की जो सीनियर छात्रों की टीम थी उन सबके साथ एक तरह से दीक्षित होकर के समझने का जो मौका मिला, उनसे चीजें बहुत मजबूत थी। उस समय के हमारे जो सीनियर्स थे, प्रोफेसर रामचंद्र जी थे, प्रोफेसर महेंद्र प्रताप राणा जी, प्रोफेसर विवेक कुमार जी थे, राजकुमार जी जो भी दयाल सिंह कॉलेज में है, रविंद्र जी जो इग्नू में है, उमाकांत जी, अभय जी जो बिहार में है, वो हमारे जस्ट सीनियर थे, प्रोफेसर डी के लोबियाल सर, सुनझरिया मीन्स जी, और सबके आदरणीय प्रोफेसर तुलसी राम सर। प्रोफेसर तुलसी राम सर के साथ छात्र जीवन में ही जब कभी बैठने का मौका मिलता था, उनकी बातों को सुनने का मौका मिलता था, तो लगता था हम लोगों को कि ये कितने बड़े प्रोफेसर, इतने बड़े ज्ञानी व्यक्ति होकर के हम छात्रों से कितनी सहजता से बात कर रहे हैं। उनकी सहजता बहुत कुछ सिखाती थी। एक सीनियर प्रोफेसर, और ये जेएनयू के बहुत सारे प्रोफेसर्स में एक खासियत है कि आप जब उनसे बात करते हैं तो किसी किस्म का बौद्धिक आतंक को लेकर के वो नहीं चलते आपके साथ। एक सहजता के साथ, एक बहुत ही एक आत्मीयता के साथ आपसे बात करते हैं। जेएनयू के उस प्रोफेसर्स की उन पीढ़ी को भी एक तरह से मैं अभिनंदन करना चाहूंगा कि उनकी वजह से भी अपने मन का जो संकोच था, जो दूरियां थी एक दूसरे के प्रति, वो दूरियां कम हुई और बाबा साहब के मिशन को समझने का मौका मिला। प्रोफेसर सुखदेव थोराट सर, प्रोफेसर नंदूराम सर, प्रोफेसर विमल थोराट मैडम, इन सबके सानिध्य से एक तरह से कह सकते हैं कि जेएनयू के में रह करके और बाबा साहब को समझने का, दलित आंदोलन को समझने का एक बहुत बड़ा एक तरह से मौका मिला, और यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। यह कहना ना होगा कि यूडीएसएफ का संगठन के रूप में, और कई लोगों ने इस पे काम भी किया है, देश में दलित आंदोलन को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। बाबा साहब की, मान्यवर कांशीराम की, ज्योतिबा फूले की, और जितने भी महापुरुष रहे हैं उन सबकी अकादमिक जगत में सक्रियता विकसित करने में यूडीएसएफ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इनके सदस्यों के द्वारा, इनके पदाधिकारियों के द्वारा अभी भी पूरे देश में एक अलग जगाई जा रही है, और कई अच्छे सुधारथियों ने इस पे काम भी किया है। आगे भी काम करने की बहुत बड़ी गुंजाइश रही है। इस संस्था की जो संरचना ने भी मुझे बहुत प्रभावित किया। इस संस्था की संरचना जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि इतनी बेहतरीन संरचना रही है कि इसमें सिर्फ सेंट्रल कमेटी के मेंबर होते रहे हैं। एक सेंट्रल कमेटी होती थी, उसके कुछ मेंबर होते थे पद के रूप में, पदाधिकारी के रूप में यही होते थे। बाकी और कोई, न राष्ट्रीय अध्यक्ष, न राष्ट्रीय सचिव, न राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, इस तरह की कोई चीज नहीं होती थी। यह जो सेंट्रल कमेटी वाली संरचना है, यह अपने आप में इतनी लोकतांत्रिक संरचना थी। वरना अमूमन होता यह है कि किसी भी संगठन में जो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष समझते हैं, भले ही उन्हें मोहल्ले से अधिक किसी कोई जानता नहीं हो, लेकिन उनके साथ इतना अहम हो जाता है कि फिर वो संस्था को लेके साथ ही डूब जाते हैं। तो ये जो पदों की अपनी विडंबना रही है, उससे अलग यूडीएसएफ की संरचना थी कि इसमें पदों की कोई हायरार्की नहीं थी। सब एक समान थे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे के को सीखते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तो यह इस संरचना ने भी बहुत अधिक एक तरह से बेहतर बनाने में, समझने में मदद की। उन्हीं दरमियान हमारे बहुत ही आदरणीय चंद्रभान प्रसाद जी से संपर्क हुआ जेएनयू के दिनों में, डी श्याम बाबू जी से संपर्क हुआ, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। डॉक्टर अम्बेडकर को, दलित आंदोलन को नए सिरे से और उनकी मतलब नई ऊंचाइयां कैसे मिल सकती हैं, इन सब चीजों को इन सब माध्यमों से मुझे समझने का, और एक कह सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर वाद या साहित्य का एक सुधार्थी या साहित्य विद्यार्थी बनने का यह सौभाग्य मिला। इसलिए मैं उन सबके प्रति बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मेरी अपनी नज़र में बाबा साहब और उनके आंदोलन की जो कैसे नर्सरी तैयार हुई, किस तरह से एक
पीठिका तैयार हुई मेरे लिए, वो बहुत ही ईमानदार आत्मस्वीकृति के सहारे मैं ये कहता हूँ कि इन सब चीज़ों से मेरी निर्मित हुई है। और इस तरह की ऐसी हजार चीज़ें हैं, ऐसी लाखों चीज़ें हैं जिससे बहुत सारे लोग निर्मित हुए हैं। अपने आसपास के गांव के माहौल से, अपने आसपास के लोगों को बाबा साहब के बारे में बात करते हुए, उनकी जयंतियां मनाते हुए, उनको सीख करके और लोगों में भावना बढ़ी है। मैं 99 में जब मैंने खुर्जा में ज्वाइन किया, खुर्जा शहर में भी मुझे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों की बहुत बड़ी तादाद है, और वो आसपास के गांव में उनके अनुयायी बहुत हैं। जब 14 अप्रैल पे वैसे आयोजन होते थे तो सप्ताह भर तक, महीनों भर तक आसपास आयोजन होते रहते थे। वैसे कई जगहों पे मुझे भी जाने का मौका मिला, उनको सुनने का, उनसे बातचीत करने का मौका मिला। तो इन सब सारी चीजों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मौका मिला। और यह प्रक्रिया अनवरत जारी है, कोई भी सीखने का कभी कोई अंत नहीं होता। मनुष्य के अंत होने के साथ ही सीखने का अंत होता है, लेकिन यह प्रक्रिया जारी है, आगे भी लगातार बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता रहेगा। दूसरा, इस मेरे व्याख्यान के दूसरे पक्ष की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि इसमें मैंने ये सोचा कि अंततः बाबा साहब के व्यक्तित्व में, जीवन में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसे कह सकते हैं कि यह वो मैंने सीखा और ये सीखने लायक है। उनके लेखन को सब लोग जानते हैं, सब लोग, अधिकतर लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों को पता है कि उन्होंने किन किन चीज़ों के बारे में क्या क्या स्थापनाएं की। लेकिन इन सबके बीच जो मैंने समझा, जो मैंने सीखा, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और मुझे लगेगा कि आपको भी अच्छा लगेगा। अगर एक कहें कि पहली, मेरे लिए जो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात बाबा साहब की है, सही अर्थों में वे राष्ट्र निर्माता है। प्रोफेसर विवेक कुमार जी ने बहुत सही शब्द दिया था कि बाबा साहब सही अर्थों में राष्ट्र निर्माता है। राष्ट्र निर्माता की क्या भूमिका होती है? राष्ट्र निर्माता की भूमिका यह होती है कि अपने राष्ट्र के प्रति पूरी तरह से वे प्रतिबद्ध हों, पूरी तरह से वे संवेदनशील हों। आप देखिए, बाबा साहब को मौका मिला, सयाजी राव गायकवाड़ जी द्वारा उन्हें जो छात्रवृत्ति दी गई, विदेश में जाकर के पढ़ने का मौका मिला। वे चाहते तो वहां भी रह सकते थे, वहां सेटल हो सकते थे, वहां के किसी विश्वविद्यालय में, और वैसा उस समय ऑफर भी मिला था उनको, वे उस विश्वविद्यालय में सेटल हो सकते थे। अगर वो वे जाकर के वहीं रह जाते, जिस तरह से आज हजारों की संख्या में, हजारों नहीं कह सकते कि लाखों की संख्या में ऐसे लोग मौजूद हैं जो विदेशों में जाकर सेटल हैं, जो यहाँ के स्कूलों से, यहाँ के टैक्स पेयर की मनी से पैसा प्राप्त करके, फेलोशिप प्राप्त करके जाते हैं, वहाँ भी डिग्री हासिल करते हैं और फिर वहीं के होकर रह जाते हैं। हम इसलिए खुश होते हैं कि हम यह मान के खुश होते रहते हैं कि वह भारतीय मूल के नागरिक हैं। क्या भारतीय मूल के नागरिक होना ही इस देश के प्रति राष्ट्र प्रेम की एक पहचान है? अपनी क्षमता का, अपनी मेहनत का, आपने जो सृजन किया, आपने जो अर्जित किया, उसका इस देश की समृद्धि में, इस देश के निर्माण में योगदान नहीं करना किस तरह से राष्ट्र निर्माता की भूमिका में आपको खड़ा कर सकता है? लेकिन बाबा साहब ने ये नहीं किया। बाबा साहब ने अपने समय की जरूरतों को ध्यान में रख करके और उन्होंने यहाँ पे आना स्वीकार किया। जबकि हम सबको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे आने के लिए बाबा साहब के कोई बहुत अधिक कोई वजह भी नहीं थी। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी जमींदारी थी इनकी और वे नहीं आते तो वो जमींदारी किसी और को चली जाती। जिस अमानवीय सामाजिक व्यवस्था में वे यहाँ पे काम कर रहे थे, यहाँ पे थे, जिस तरह से अपमानजनक वंचना का शिकार आने के बाद भी होना पड़ा था उनको, या यहाँ के जाने से पहले जिन स्थितियों में थे, बहुत अधिक सुखद स्थितियां नहीं थी, अपमानजनक थी, पीड़ादायक स्थितियां थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यहाँ आकर के और यहाँ रह करके यहाँ काम करना स्वीकार किया। आप सब लोग जानते हैं कि जब उन्हें सिडहम कॉलेज में व्याख्याता की नौकरी मिली, या जब वो उसमें वो सयाजीराव गायकवाड़ जी के यहाँ भी जब काम करते थे, तो उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी थे, जो ऊंची जाति के, उनके साथ क्या व्यवहार करते थे, पूरा जीवन मैं उन चीज़ों को दोबारा रिकॉल करना नहीं चाहूँगा, आप सब लोग जानते हैं उन सब चीज़ों के लिए। लेकिन इतने सब अपमान, इतने वंचना, इतनी पीड़ा के बावजूद
वे यहाँ पे बने रहे, उनकी निष्ठा, उनका समर्पण इस देश के प्रति बना रहा। और ये तभी संभव होता जब इस देश के प्रति उनकी निष्ठा मजबूत थी। यदि इस देश के प्रति उनकी निष्ठा मजबूत नहीं होती तो वो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे और वही छोड़ करके जा सकते थे। फिर वह महामानव हमें नहीं मिल पाता, और जब वो हमें नहीं मिल पाता है तो यहाँ पे लाखों करोड़ों की जिंदगियां भी उतनी बेहतर नहीं हो पाती जितनी की आज है। तो इस अर्थों में भारत के को एक मजबूत संप्रभु लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने में बाबा साहब की भूमिका बहुत बड़ी है। और इसलिए भी है कि उन्होंने पलायन स्वीकार नहीं किया, उन्होंने यहाँ पे रह करके यहाँ की समस्याओं के साथ जूझते हुए और काम करना स्वीकार किया। तो ये उनके बहुत बड़े राष्ट्र प्रेमी होने की, राष्ट्रभक्त होने की, राष्ट्र निर्माता होने की एक पहचान रही है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि इसी से हमें सीखना चाहिए कि जो जिस धरती से, जिस मिट्टी से, जिस देश से, जिस समाज से हम निर्मित होते हैं, बनते हैं, उससे उसके हम ऋणी हैं, और उनके प्रति ऋण अदायगी करना भी सभी का कर्तव्य है। कई सारे ऋण हमारे मिथकों में कल्पना की गई है, तो उन ऋणों की कल्पना यहाँ रह करके ही की जा सकती है जहां से निर्मित होते हैं, और उसके अलावे पलायन करके उनकी निर्मित नहीं हो सकती, उनकी 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 सही तरीके से देशभक्ति साबित नहीं हो सकती। पलायन कभी भी किसी किस्म का एक तरह से आदर्श नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी स्थितियां रही हो। तो ये एक मुझे लगता है कि यह बाबा साहब की एक सीखने की चीज है कि जहां से हम निर्मित होते हैं उनके प्रति भी अपनी जिम्मेवारी होती है, और उन जिम्मेवारी का मौका मिलने पे ईमानदारी से निर्वहन किया जाना चाहिए। ये बाबा साहब का जीवन संघर्ष हमें दिखलाता है। दूसरी बात, एक और जो मुझे उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को पढ़ने, सीखने, समझने से मिली है, यह मिली है कि व्यक्तिगत मान अपमान को बर्दाश्त करने के बावजूद समाज और देश के प्रति वो किसी किस्म का दुराग्रह नहीं रखते। हम सब जानते हैं उनके जीवन के सबके लिए, हम जानते हैं कितना मान अपमान उनको झेलना पड़ा था, लेकिन इसके बाद भी जिस वंचना के वो शिकार हुए, उनको जब भी मौका मिला तो उन्होंने ऐसे प्रयास किए कि कोई भी व्यक्ति उस तरीके की वंचना का दोबारा शिकार नहीं हो। कोई भी व्यक्ति में सिर्फ उनके समाज के लोग नहीं थे, बल्कि भारत के हर नागरिक, हर व्यक्ति शामिल था, हर भारतीय नागरिक शामिल था। तो व्यक्तिगत वंचना, व्यक्तिगत अपमान को उन्होंने अपनी विश्व दृष्टि पे, अपनी मानवतावादी दृष्टि पे कभी हावी नहीं होने दिया। यह एक बहुत मजबूत उनके व्यक्तित्व की पहचान रही है। रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, उन्होंने एक जगह लिखा था कि मनु स्मृति में, मनु के विधान में बाबा साहब के समाज के लिए जगह नहीं थी। यानी कि बाबा साहब जिस दलित समाज से आते थे, उस समाज में, मनु के विधान में उस समाज के लिए आदर्शनक स्थितियां नहीं थी। लेकिन बाबा साहब द्वारा जो भारतीय संविधान सृजित किया गया, उसमें मनु के लाभान्वितों के लिए भी सम्मानजनक जगह थी। मतलब कि इससे पहले की जो एक हायरार्की वाली व्यवस्था थी, जिसमें कुछ खास वर्गों को ही कुछ खास विशेषाधिकार हासिल थे, बाबा साहब द्वारा निर्मित भारतीय संविधान में उस तरह के खास विशेषाधिकार नहीं रहे, और वह सबके लिए उनकी कल्पना की गई, उनकी वंचना की गई। उनके लिए भी जो कभी किसी जमाने में शोषक थे, और उनके लिए भी जो किसी जमाने में शोषित। तो यह एक उनका लोकतांत्रिक मानवतावादी दृष्टिकोण ही रहा है कि अपने भारतीय संविधान की रचना में इन चीजों को शामिल किया, और भारत को एक प्रमुख लोकतांत्रिक राज्य बनाने में, लोकतांत्रिक देश बनाने में उनकी इस भावना को मजबूती मिली। अगर उनके दुराग्रह अगर हावी होते तो इस तरह की चीजें नहीं बन सकती थी। आप सब लोगों के, हम सब लोगों के बहुत आदरणीय शरद यादव जी, जो लोकसभा और राज्यसभा सांसद रहे हैं, बहुत अच्छे विद्वान भी हैं, और उनके भाषणों को सुनकर के अब सब लोग लाभान्वित होते हैं। एक बार वो लोकसभा में बोल रहे थे, बोलने के दरमियान उन्होंने लोकसभा के अंदर जो विभिन्न तैलचित्र लगे हुए हैं महापुरुषों के, उनको दिखाते हुए कहा
कि जितने महापुरुष हैं इन सब में एक चीज कॉमन है। एक चीज कॉमन ये है कि उन सब ने अपमान सहा है। जितने महापुरुष हों, चाहे विवेकानंद हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, दीनदयाल उपाध्याय हो, महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, बाबा साहब हो, मौलाना कलाम, जितने भी महापुरुष रहे हैं स्वाधीनता आंदोलन के, उससे पूर्व के भी बाद के भी, सबका जीवन कष्ट में रहा है। सबने अपमान सहा है, लेकिन अपमान सहने के बावजूद उन्होंने पूरे मानव कल्याण की कल्पना की है, उन्होंने सबके कल्याण की कल्पना की है। तो यह एक कॉमन चीज थी जो जिन्हें महान बनाती है ऐसे महापुरुषों को। और ऐसे महापुरुष भी तभी बाद में भी याद किए जाते हैं। महापुरुषों में विभेद करना विभेदकारी राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन महापुरुषों के अपने जीवन दर्शन में, उनके अपने जीवन के उद्देश्यों में विभेदकारी स्थितियां नहीं होती हैं। उनके अनुयायी उनकी अपनी व्याख्या अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन अपने समय में तो वे सबके कल्याण की कामना करते हैं। और इस वजह से जो समाज का प्रभु वर्ग है, समाज में जो उस समय का स्थापित तबका होता है, उसके वो शिकार होते हैं, उसके द्वारा वो अपमान के शिकार होते हैं। ये सभी महापुरुषों के साथ है, आप देख सकते हैं। तो ये चीजें रही बाबा साहब के साथ कि उन्होंने मान अपमान को दरकिनार करते हुए और एक सबके कल्याण की भावना की। आज देखिए मानवाधिकार वाली जो बहसें हैं, वो बहसें सबके कल्याण की कामना करती हैं। मानवाधिकार वाले विमर्श में यही कहा जाता है कि न्यूनतम मनुष्यों के लिए जो न्यूनतम अधिकार है वो सबको मिलने चाहिए, बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के, और सबको उस पे हक होना चाहिए। सारे नैसर्गिक प्राकृतिक सरकारी संसाधनों पे सबका वाजिब हक होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बाबा साहब की नीति में थी और उन्हें उसी तरीके के अनुरूप बनाया इस देश की संरचना को। तीसरी बात जो मुझे उनमें अच्छी लगती है, उनमें सीखने को मिलती है, कि बाबा साहब अपने वैचारिक विरोधियों के साथ बहुत उनके वैचारिक मतभेद होते हैं। जो भी उनके समय के वैचारिक विरोधी रहे हैं, बहुत उनके साथ मतभेद उनके होते हैं, लेकिन कोई मनोमालिन्य उनके साथ नहीं है रहता। आप बाबा साहब की राइटिंग्स आ चुकी है, उनके पत्र भी आ चुके हैं, उनके भाषण भी आ चुके, उनकी लेखनी भी आ चुकी है। आप कहीं भी पढ़िए उनको लिखते हुए, उन्होंने कभी भी किसी के लिए भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। हम आज उनके समर्थक होने या उनके विरोधी होने के कारण अपने विरोधियों के प्रति खुलेआम अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और अपने को बाबा साहब का अनुयायी होने का भी दम भरते हैं। अगर हम वाकई उनके सच्चे अनुयायी हैं तो, या भगवान बुद्ध के भी अनुयायी हैं, तो अपशब्द का प्रयोग जब उन्होंने नहीं किया तो उनके अनुयायी करते हैं तो कहीं से भी सही नहीं है। वे आलोचना करते हैं, आलोचना तार्किक आलोचना करते हैं, आलोचना करने के पीछे बहुत पढ़ते हैं, आलोचना की वजहों की पड़ताल करते हैं कि उनकी वजह क्या रही है, और वजह जो उनकी रही है वो व्यक्तिगत वजह नहीं रही है। किसी ने बाबा साहब का व्यक्तिगत रूप से अपमान किया, यह उनकी आलोचना की वजह नहीं होती, बल्कि उस व्यक्ति का योगदान समाज के लिए कितना नुकसानदायक है, समाज के लिए कितना विभाजनकारी है, उसकी सोच कितनी संकीर्ण है, उसकी सोच के कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं, इन सबके कारण वे आलोचना करते हैं और इन सबके कारण वे अपने उदार बातें भी रखते हैं। आप ये देखिएगा कि जो भी उन्होंने किसी के बारे में भी नकारात्मक बातें लिखी हैं तो उसके पीछे उन्होंने तर्क दिए हैं, उनका अध्ययन दिया है और उनकी पूरी एक तरह से उसकी वैचारिकी प्रस्तुत की है। तो यह उनकी उदारता है और उनकी आलोचना करने में कोई किसी खास जाति धर्म संप्रदाय या लिंग इन सब चीजों का आग्रह नहीं रहता उनके पीछे। तो ये चीजें हमें सीखने को मिलती है कि आलोचना के लिए किसी किस्म का पूर्वाग्रह बना लेना कहीं भी अपने आपको अम्बेडकरवादी सिद्ध नहीं करता। अगर उसके व्यक्ति का मूल्यांकन कीजिए, उसके कृतियों का मूल्यांकन कीजिए, उसके
व्यक्तित्व का, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। वो किसी भी का भी हो सकता है, वह आपकी जाति का भी हो सकता है, आपके समाज का भी हो सकता है, आपके धर्म का भी हो सकता है, आपके देश का भी हो सकता है। लेकिन बिना उसकी पड़ताल किए हुए और आंख मूंद करके किसी विभिन्न अन्य जाति, अन्य धर्म, अन्य देश के प्रति दुराग्रह पूर्वाग्रह रखना, ये कहीं ना कहीं से, ये किसी के लिए भी श्रेयस्कर नहीं है, चाहे वो अम्बेडकरवादी हो, चाहे वो किसी भी वाद के हो। आप सब लोग देख रहे हैं, इसमें महसूस कर रहे हैं कि एक बेवकूफी भरे ट्वीट के कारण इस देश के दूसरे देशों के कारण हमारी स्थिति कितनी अपमानजनक हो गई है। सऊदी अरेबिया के खिलाफ एक बेवकूफी भरा ट्वीट एक तथाकथित जनप्रतिनिधि और एक जन नेता ने किया है, और उसकी क्या परिणति हो रही है आप देख रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं एक दुर्भावना भी रही है, एक दूसरे धर्म के प्रति, दूसरे लिंग के प्रति, दूसरे समुदाय के प्रति उनकी दुर्भावना के कारण ही ऐसा हुआ है। तो इन दुर्भावनाओं के कारण ही इस अपने देश में जो स्थिति बनी हुई है कि हम दूसरे जाति, दूसरे धर्म, दूसरे संप्रदाय या दूसरे अन्य के साथ एक सम्मानजनक तरीका से अपनी बात नहीं कर पाते और एक पूर्वाग्रहों के सहारे उनका मूल्यांकन करते हैं। आप देखें, संविधान को समर्पित करते हुए बाबा साहब का जो भाषण है वो पढ़ने लायक है। राष्ट्रीय एकीकरण के पीछे न होने के, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया बाधित होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उनके बारे में बाबा साहब ने पहले ही आगाह कर दिया था कि हम जिस भारत में प्रवेश कर रहे हैं आजादी के बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद जिस भारत में हम प्रवेश कर रहे हैं, वह भारत विभिन्न तरीके के जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, इन सबके प्रति पूर्वाग्रहों से बटा हुआ था। वह जमीनी सच्चाइयां थी, उस समय की भी सच्चाइयां थी, आज की भी सच्चाइयां हैं। और भले ही कोई ढोल पीट करके कह ले, अपने को देशभक्त साबित कर ले, अपने को राष्ट्र निर्माण का बहुत बड़ा चैंपियन साबित कर ले, लेकिन यदि वह भी इस देश में फैले हुए जातिवाद को, संप्रदायवाद को, धार्मिक संकीर्णता को, विभिन्न नस्लों के प्रति, विभिन्न लिंगों के प्रति भेदभाव को यदि वो खत्म नहीं करा पा रहा है, सत्ता में, शासन में रहने के बावजूद उनको हवा दे रहा है, वो अपनी हरकतों से उनको बल दे रहा है, तो वो कहीं से भी देशभक्त नहीं है। अपने आप को कितना भी स्वयंभू देशभक्त मान ले, कितना ही अपने आप को मान ले कि वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को पूरा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो राष्ट्र को खंडित करने की प्रक्रिया पूरा कर रहा है। इस देश के निवासियों के प्रति किसी किस्म का भेदभाव, वैमनस्य, संकीर्ण विचारधारा का प्रचार प्रसार करने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी विचारधारा, किसी भी पार्टी, किसी भी दल का हो, वह इस देश को खंडित करने का काम कर रहा है, वह देश को मजबूत करने का काम नहीं कर रहा है। यह सीधे सीधे साफ बातों में स्वीकार कर लेने वाली बात है। और इसकी तरफ इशारा बाबा साहब ने किया था कि हम ऐसे राष्ट्र में प्रवेश कर रहे हैं जो विभिन्न धर्म और जाति समुदायों में बटा हुआ है। उनकी उम्मीद थी कि हम आने वाले दिनों में इसको पूरा कर लेंगे, लेकिन यह दुखद है कि वे चीजें पूरा नहीं हो पाई हैं। बहुत सारे परिवर्तनों के बावजूद, बहुत सारी लोकतांत्रिक मान्यताओं के मजबूत होने के बावजूद अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, बहुत कुछ की जरूरत है। तो ये एक हमें देखने को मिलता है कि जमीनी हकीकतों को, जमीनी सच्चाइयों को स्वीकार किया जाए। सिर्फ शुगर कोटेड टेबलेट की तरह किसी मुगालते, आदर्शवादी मुगालते के सहारे किसी यूटोपिया की कल्पना कर लेना ही देशभक्ति नहीं है, बल्कि जमीनी सच्चाइयों को भी महसूस करना भी देशभक्ति है। और सबके साथ, सबको समान अधिकार, सबको समान विश्वास पैदा करना, सबके मन में कहना नहीं, विश्वास पैदा करना ही एक अच्छी देशभक्ति है। और जो चौथी बात मुझे जो बाबा साहब के माध्यम से सीखने को मिलती है वह है कि किसी भी समस्या का समाधान तर्क के सहारे, ज्ञान के सहारे, डिबेट के सहारे, डिस्कशन के सहारे ही आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बाबा साहब की एक पंक्ति है, कविता की पंक्ति है, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है
कि वो कहते हैं, कलम की स्याही शहीद के खून से ज्यादा पवित्र होती है, क्योंकि कलम तमाम शहीद पैदा कर देती है। मैं दोबारा पढ़ता हूं, कलम की स्याही शहीद के खून से ज्यादा पवित्र होती है, क्योंकि कलम तमाम शहीद पैदा कर देती है। आशय यह है कि जो वैचारिक क्रांति है वह अधिक मजबूत होती है खूनी क्रांति की बनिस्बत। एक शहीद अपनी शहादत देने के बाद उसकी, कह सकते हैं कि उसका लगभग अंत हो जाता है, लेकिन एक विचारक, एक विचारधारा युगों युगों तक याद रहती है। युगों युगों तक के युगों के बाद भी उनको लोग देखते हैं, उनको समझते हैं, उनको नए सिरे से उनकी व्याख्या करते हैं। ये एक विचारक की ताकत होती है। कलम से लिखी हुई जो विचारधारा है, जो विचार है, वो लंबे समय तक टिकाऊ होते हैं और वे ही एक तरह से आदर्श भी प्रस्तुत करते हैं। तो समाधान का, किसी भी समस्या के समाधान का वैचारिक समाधान बाबा साहब ने जो प्रस्तुत किया, उसका जो आदर्श प्रस्तुत किया, मुझे लगता है कि आज भी वो चीजें श्रेयस्कर है। कोई भी चीज है उसकी बारीकी की पड़ताल की जाए, उस समस्या की बारीक पड़ताल की जाए और उस समस्या से होने वाले दुष्प्रभावों की समीक्षा की जाए और उसके बाद उसके समाधान प्रस्तुत किए जाए। यह बाबा साहब हमें सिखाते हैं, उन्होंने खुद प्रस्तुत भी किया। आप देखिए, बाबा साहब ने स्कूल, एक अकेले व्यक्तित्व ने कितने सारे संभावनाओं को उन्होंने समेटा अपने आप में और कितने सारी नई संभावनाओं को उन्होंने जन्म भी दिया अपने उस छोटे से समय में। तो ये चीजें हमें सिखाती हैं कि हम अपनी समस्या का समाधान वैचारिकता के सहारे, तर्क के सहारे, ज्ञान के सहारे ही उसका हल कर सकते हैं। कह सकते हैं कि कलम के आगे मूछों पे ताव दे करके, जैसा कि आजकल प्रचलन में है कि बड़ी बड़ी मूछें ऐंठी हुई मूछों के सहारे कुछ लोग सोचते हैं कि वे बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन ला देंगे। मुझे लगता है कि यह बाबा साहब का रास्ता नहीं है। मूछों पे ताव देना न भगवान बुद्ध का रास्ता था, न बाबा साहब का रास्ता है। बाबा साहब, भगवान बुद्ध ने भी अंगुली माल के सामने अपनी मूछों पे ताव नहीं दिया था, बल्कि अपने वाणी से, अपने संयम से, अपने पंचशील से अपने समय के खूंखार व्यक्ति को अपना शिष्य बनाया था। उनके पावर कोई मसल पावर नहीं था। इसके बाद भी अपने ज्ञान के बल पे ही उन्होंने मजबूर किया था अंगुलीमाल को भी अपना शिष्य बनाने के लिए। बाबा साहब के पास भी क्या था? उनके पास भी ज्ञान की ताकत थी, तर्क की ताकत थी, उनकी बौद्धिकता की ताकत थी। उनके पास कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं था कि उनके एक आह्वान पे अरबों लोग, लाखों करोड़ों लोग उनके एक आह्वान पे आ जाएं। बाबा साहब को उनके समय में नहीं समझा गया ठीक से, न दलितों द्वारा न गैर दलितों द्वारा। उनके जाने के बाद उनको ठीक से समझा गया और उनको ठीक से समझाने में मान्यवर कांसीराम जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है और उनके बाद के जो राजनीतिज्ञों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है, जिसमें बाबा साहब के आंदोलन को समझाने में मदद मिली। लेकिन यह कड़वी सच्चाई है कि उनके समय में बहुत कम लोगों ने, आज जितने बड़ी तादाद में उनके अनुयायी हैं, उतने बड़ी तादाद में उनके समय में उनके समर्थक, उनके अनुयायी नहीं थे। और आप सब लोग जानते हैं कि वे चुनाव भी हार गए थे। जिस राजनीतिक आरक्षण की शुरुआत होने की, वो उसका लाभ नहीं ले पाए। तो ये अपनी ताकत, तार्किकता, वैचारिकता, वैज्ञानिक सोच के सहारे उन्होंने अपनी बातें की और अपना एक आदर्श निश्चित किया। अगली बात जो मुझे उनके समझ में आती है, जो मुझे सीखने को मिलती है और मुझे लगता है कि आपको भी अच्छा लगेगा, कि उनकी गंभीर अध्ययनशीलता। आप जानते हैं जिस स्कॉलरशिप पे वो गए थे पढ़ने, वहां पे उसी स्कॉलरशिप का कितना बड़ा सदुपयोग किया उन्होंने। वहां पढ़े, 2 डिग्रियां हासिल की उन्होंने, अधिकतम समय वहां पे उन्होंने वहां के पुस्तकालय में गुजारा। कितनी सारी पुस्तकें उनके द्वारा वहां पे पढ़ी गई। कहने का आशय है कि जो मौका उन्हें मिला, जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली, उसका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया।
कोई बहाना नहीं था। आप कई बार भूखे भी रह करके उन्होंने वहाँ के पुस्तकालयों में पढ़ने का मौका मिला। उस समय के वहाँ के लोगों द्वारा, उनके गुरुओं द्वारा ये बातें रेखांकित की गई है कि किस तरह से अपना समय वो वहाँ के बेहतरीन पुस्तकालय में गुजारते थे। वहां से आने के बाद भी बाबा साहब ने अपने लिए भी एक बहुत बेहतरीन पुस्तकालय बनाया। उनका जो टर्नओवर था, उनकी पूंजी थी, उनकी पुस्तकें थी, पुस्तकों के ज्ञान की परंपरा प्रक्रिया थी उनकी। तो यह जो है वो यह हमें ये सिखाती है कि जो भी समय मिला है और जो भी संसाधन मिले हैं, यदि उसका भरपूर उपयोग नहीं करेंगे तो वह आप उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। उस स्कॉलरशिप पे बाबा साहब गए और उन्हें जो हासिल किया, जो उन्होंने बनाया, जो हमें दिया, सबको पता है। आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा कि बाबा साहब ने भी 21 लोगों को भेजा था विदेश पढ़ने के लिए अपने संसाधनों से। वे 21 लोग वहां से क्या पढ़े, पढ़ने के बाद आए, आने के बाद क्या किया, कौन जानता है। अगर आपको कहीं जानकारी मिले तो देखिएगा, पता कीजिएगा कि उन लोगों ने क्या किया। उसके बाद भी बहुत सारे लोग गए हैं पढ़ने स्कॉलरशिप पे। तो उन्होंने किस तरह से योगदान दिया यहाँ की संरचना में। तो कहने का आशय यह है कि जो सुविधाएं मिलती है किसी को भी, आज भी हर कोई छात्र है, चाहे किसी भी समुदाय का हो, किसी भी समाज का हो, यदि कोई समय मिला है उनके लिए, यदि कोई संसाधन उन्हें मिला हुआ है, यदि उसका भरपूर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वह किसी और का नुकसान नहीं करते, अपना नुकसान करते हैं और उन संसाधनों का इस्तेमाल कर नुकसान करते हैं। ये चीजें सिखाती है, बाबा साहब का जीवन दर्शन हमें सिखाता है कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है उसका बेहतर इस्तेमाल करना है और भरपूर इस्तेमाल करना है। कोई बहाना नहीं, कोई कोई एक्सक्यूज नहीं। मिलिंद कामले जी ने अपने वक्तव्य में बताया था एक बात कि बाबा साहब एक बार एक जगह बोल रहे थे तो उनके भाषण समाप्त होने के बाद एक छात्र उनसे गया मिलने के लिए और उनसे कहा कि मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। बाबा साहब ने कहा, पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं छात्र हूँ। उन्होंने कहा कि जाकर के आप अभी अध्ययन पूरा कीजिए और उसके बाद अपने घर वालों के लिए, अपने आपके जो नजदीकी हैं उनके लिए कुछ अस्थाई इंतजाम कीजिए, उसके बाद आप आइए। तो कहने का आशय यह है कि बिना किसी मजबूत अस्थायित्व के या मजबूत तैयारी के कोई भी सामाजिक आंदोलन, सामाजिक कार्य अस्थायी नहीं हो पाता, टिकाऊ नहीं हो पाता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसका नहीं हो पाता। तो सिर्फ एक साथ ही बहुत सारे जो प्राथमिक कार्य हैं उनको इग्नोर करते हुए और भी कई सारे जरूरी गैर जरूरी अगर कार्य होते हैं, अपने प्राथमिक कार्यों के प्रति अगर आपकी ईमानदारी नहीं रहती तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक होती हैं। और मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह की चीजें अभी हमारे आसपास बहुत कुछ देखने को मिलती है कि हम जो चीजें हमें मिली हैं, जिन चीजों के लिए हम बने हैं, जो चीजें हमारे लिए बनी हैं, उसका हम बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाते। अक्सर सिस्टम को दोष देना, अक्सर जो चीज नहीं है संभव है, जो चीज नहीं मिल पा रही है उसी का रुदन करते रहना, जो चीज है, जो चीज हमारे हाथ में है उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं करना, यह एक तरह से सही नहीं है और कहीं ना कहीं यह बाबा साहब के सिद्धांतों के, आदर्शों के खिलाफ भी है। एक आखिरी बात, और भी बहुत सारी बातें हैं और चूंकि आप सब लोग भी बहुत देर तक सुनना ठीक नहीं लगता, आपके साथ भी अन्याय करना लगेगा, कुछ और भी बातें मैं करूंगा इसके बाद में। एक बात और मुझे जो अच्छी लगती है, जो मैंने समझी है उनके माध्यम से पढ़ते हुए, कि जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण जो है वह बाबा साहब ने जो किया वो व्यक्ति सापेक्ष नहीं किया बल्कि समाज सापेक्ष किया। अक्सर कई लोग आपको एक दूसरे के बारे में कहते हुए मिल जाएंगे कि उन्होंने किसी का भला नहीं किया। अगर कोई व्यक्ति है तो उन्होंने किसी का भला नहीं किया, उन्होंने किसी की नौकरी नहीं लगवाई, उन्होंने किसी को कोई मदद नहीं की। कोई ये भी कह सकता है कि बाबा साहब ने भी किसी की नौकरी नहीं लगवाई। मैंने सुना है कि उनके समय में बाबू जगजीवन राम जी जो केंद्रीय मंत्री थे, बहुत बाद तक बहुत ही सम्मानजनक स्थान उनको रहा दलित समाज में, बाकी समाज में भी। उन्होंने सैकड़ों लोगों की नौकरी लगवाई। लोग जाते थे उनके पास पैरवी के लिए तो पूछते थे कि कहीं फॉर्म भरा है, और फॉर्म भरा है तो उसको रेकमेंड कर देते थे, उनको नौकरी लगवा देते थे।
और ऐसा शायद बाबा साहब के पास ऐसा सुना है हमने कि उनके पास कोई आदमी नौकरी के लिए पैरवी करने के लिए गया था, उन्होंने उसे डांट के भगा दिया था। तो व्यक्तिगत रूप से किसी की मदद बाबा साहब ने नहीं की कि किसी को रेकमेंड करके नौकरी लगवा दिया, किसी को कुछ मदद कर दिया। लेकिन बाबा साहब ने जो भी मदद की वो समाज सापेक्ष की। उन्होंने व्यक्तिगत मदद करने के बजाय समाज को मदद करने के लिए रणनीति बनाई, समाज को मदद करने के लिए नीतियां पहुंचाई, और उन नीतियों के कारण आज लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में व्यक्ति लाभान्वित हैं, देश नहीं विदेशों में। तो कहने का आशय यह है कि किसी व्यक्ति को मदद करने की आपकी सीमाएं हो सकती हैं, 1, 2, 3, 4, 5,000, 10,000, इनकी अपनी सीमाएं हो सकती हैं। लेकिन यदि आप किसी समाज को मदद करने की कोशिश करते हैं, या आप ऐसी नीतियां बनाने की बात करते हैं, ऐसे नीतियों की संरचना करने की बात करते हैं जिससे सैकड़ों लोगों का, हजारों लोगों का भला हो, चाहे वो आपके जानने वाले हों या चाहे आपके जानने वाले नहीं हों, वह श्रेयस्कर है बनिस्बत की किसी एक व्यक्ति की मदद करना। तो व्यक्तिगत मदद मुझे लगता है कि अधिक बेहतर नहीं है सामाजिक मदद करने की। और इसीलिए यदि कोई किसी की व्यक्ति रूप से मदद करने के बजाय अगर उस समाज के लिए नीति निर्धारण करवाने में, नीतियां बनवाने में मदद करता है, तो यह अधिक बेहतर है और हमें उसको भी संज्ञान में लेना चाहिए। अक्सर हम किसी की व्यक्तिगत मदद नहीं करने वालों की बहुत आलोचना करते हैं, अपने अधिकारियों की, अपने राजनेताओं की, कि उनके पास गए थे काम मांगने, उन्हें काम नहीं दिया, वे अधिकारी थे, वे चाहते थे तो नौकरी लगवा सकते थे, कह देते थे तो कोई उन्हें लगा देता। लेकिन वो चीजें उतनी श्रेयस्कर नहीं होती। बहुत तो यह भी होता है कि हो सकता है कि उनके पास वो पावर ही नहीं हो, लेकिन अगर वह कोई व्यक्ति नीति निर्धारित करने में अगर मदद करता है, नीतियां बनवाने में मदद करता है, उसका लाभ उठाने में भी कोई अगर मदद करता है, तो वो भी श्रेयस्कर है और हमें उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो सीखने को मिली है। इसके अलावा भी अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बाबा साहब में सीखी जा सकती है। उनको पढ़ करके, उनको समझ करके, उनके आंदोलनों को समझ करके, उनको जो ठीक से समझते हैं उनको सुन करके भी बहुत सी ऐसी चीजें सीखी जा सकती है। और आप सब लोग इसमें सक्षम हैं सीखने में। इस व्याख्यान के तीसरे अध्याय में मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा जो आम जन सामान्य में बाबा साहब को लेकर के, दलित समाज में को लेकर के चीजें प्रचलित हैं। बाबा साहब की आलोचनाएं भी इन कारणों से होती है, खास करके उनको जो नहीं पढ़ने वाला, नहीं समझने वाला, और हम कह सकते हैं कि सामान्य वर्ग का एक ऐसा तबका मौजूद है जो उनको लगता है कि बाबा साहब ने आरक्षण लगा करके बहुत बहुत गलत कर दिया। और ऐसे बहुत सारे फेसबुक, व्हाट्सएप पे आपको ऐसे मैसेज सुनने को मिल जाते हैं, ऐसे लोग आलोचना करते हुए मिल जाते हैं कि उन्होंने बहुत गलत किया। दरअसल उसकी वजह जो रही है कि आरक्षण जो इस समय बहुत बड़ा कह सकते हैं ना कि हॉट टॉपिक है विमर्श का, समर्थकों के लिए भी, विरोधियों के लिए भी। मैं कई बार मजाक में कहता हूं कि आरक्षण एक ऐसे देवता की तरह है जिसकी पूजा तो सब करते हैं, प्रसाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसकी कोई विवेचना नहीं करता। तो सभी लोग, आरक्षण के विरोधी भी, आरक्षण के समर्थक भी, वे चाहते हैं कि उनकी जातियां, उनका समाज भी आरक्षण के दायरे में आ जाए, आरक्षण के लाभ उसको मिलने लगे, लेकिन वो दूसरों के आरक्षण का विरोध करते हैं। ये बहुत ही अजीब विडंबना में है कि जो कहते हैं कि उसी को देख के जीते हैं जिस कातिल पे दम है। अलग ही आरक्षण को लेकर के अलग ही मजेदार वाक्य है कि हर आदमी चाहता है और दूसरे का विरोध करता है। ये चीजें रही है। खास करके अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के लिए एक बहुत ही चलताऊ किस्म का तर्क हमारे सामान्य वर्ग के, हमारे शुभचिंतक मित्रों द्वारा दिया जाता है कि वो तो 10 वर्ष के लिए ही था और 10 वर्ष के बाद उसको खत्म कर देना था, लेकिन यह अभी तक चला रहा है। आप सब लोग जानते हैं, आप पढ़ेंगे, जो विरोधी हो पढ़ना चाहिए उनको, कि जो 10 वर्ष का आरक्षण था वो राजनीतिक आरक्षण था। जो सांसद और विधानसभाओं में जो राजनीतिक आरक्षण था उसको लागू किया गया था और उसको आगे बढ़ाने की मांग अभी तक किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं की जाती, फिर भी संसद और विधानसभाओं द्वारा वो आरक्षण
कंटिन्यू होते रहता है राजनीतिक। अब उसके अपने फायदे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें संवैधानिक आरक्षण जो है वो विरोध करते हैं कि इसको खत्म कर देना चाहिए, एक नई जमात वहां पैदा हो रही है। लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत राय यह है कि उस आरक्षण के सहारे ही कुछ लोग पहुंचते हैं, कुछ लोग संसद और विधानसभाओं में मौजूद हैं, और वे मौजूद रह करके ही अप्रत्यक्ष रूप से ही सही अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षित वर्ग के अधिकारों की रक्षा करते हैं किसी न किसी बहाने, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से करें या प्रत्यक्ष रूप से करें, वे करते हैं। दूसरी बात कि कोई अनुसूचित जाति जनजाति या आरक्षित वर्ग का व्यक्ति जितना अधिक कंफर्टेबल अपने आरक्षित वर्ग के राजनेता के साथ होता है, उतना किसी और के साथ अपवाद स्वरूप ही हो पाता है। यह भी एक कड़वी सच्चाई है। अक्सर जिन लोगों का भी सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों का अनुभव है, वे सब महसूस करते हैं कि अपने नेता के यहाँ जब वे जाते हैं तो थोड़ा सा एक आत्मीयतापूर्ण व्यवहार उन्हें मिलता है, और दूसरे के यहाँ भी उतनी आत्मीयता कम मिलती है, अधिक नहीं मिलती। तो यह एक अपने सकारात्मक चीजें हैं हमारे अपने राजनेताओं के, और मैं व्यक्तिगत रूप से इस राजनीतिक आरक्षण का समर्थक हूं कि ऐसा होना चाहिए, हर वर्ग में होना चाहिए। दूसरी बात, अब देखें कि जो आरक्षण शैक्षणिक संस्थाओं में नौकरियों में लागू हुआ, उस आरक्षण के बदौलत इस देश में दलित समाज के बीच, आरक्षित वर्ग के बीच एक नया मध्य वर्ग बना, और यह मध्य वर्ग भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, भारत के लोकतांत्रिक समाज को मजबूत करता है। उस मध्य वर्ग के कारण पिछले दिनों हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण वक्ता ने अपनी बात कही थी कि यदि आरक्षण लागू नहीं हुआ होता तो इस देश में स्थितियां बहुत विडंबनापूर्ण होती। उस समय के मुस्लिम समाज ने अलग देश की मांग करके और पाकिस्तान बना करके अपने लिए एक मांग पाकिस्तान बना ली, और अपने लिए उन्होंने उसको निर्मित कर लिया। उस समय के कुछ लोग जो इस देश की मिट्टी से प्यार करते थे, उस देश की सरजमी से प्यार करते थे, उन्होंने विभाजन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने महसूस किया कि हम यहाँ रह करके, यहाँ देश की मिट्टी में रह करके ही, और इस भारत के लोकतांत्रिक संविधान सम्मत देश के साथ रह करके ही हम अपना विकास कर सकते हैं। वैसे लोगों का भी अभिनंदन है। लेकिन इस देश की आरक्षण व्यवस्था ने ऐसे बहुत से वर्ग में इस देश के प्रति सम्मान पैदा करने में, इस देश के प्रति अपनापन पैदा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरक्षण क्या है? आज कुछ तथाकथित अनपढ़ लोगों द्वारा, संकीर्ण सोच के लोगों द्वारा आरक्षण को अयोग्यता का पर्याय बना दिया गया है। उनको लगता है कि आरक्षण से जो आया होगा वह अयोग्य ही होगा। दबे कुछ स्वरों में इस तरह की बातें करते हैं कि आरक्षण मतलब कोटा वाला, मतलब योग्यता वाला, उसमें कोई योग्यता नहीं होगी, कुछ छूट के सहारे आया होगा, उसके सारे खर्चे तो सरकारी खर्चे द्वारा ही वहन किए गए होंगे। तो यह जो अयोग्यता का जो पर्याय बना दिया गया आरक्षण द्वारा, इसकी वजह से यह शब्द बहुत बदनाम हुआ, और इसके कारण इसके प्रति दुराग्रह भी लोगों के मन में पैदा हुआ। इसके बनस्पत देखिए कि योग्यता किसको माना गया। हम कहते हैं कि आरक्षण से आने वाले अयोग्य हैं, तो फिर योग्य किसको माना जाए। मैं मजाक में कहता हूं कि योग्यता और ईश्वर ये दो ऐसे चीज हैं जिसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। आप किसको कहेंगे कि यही योग्य है और किसको कहेंगे कि यही ईश्वर है, सब मानने की बात है। योग्यता एक अनिर्णित, अव्याख्यायित, अव्याख्येय अवधारणा है। किसको कहते हैं योग्यता? किसको योग्य मानेंगे? जिसको सबसे अधिक नंबर आया उसको योग्य मानेंगे? अगर आप मानते हैं कि सबसे अधिक प्राप्तांक लाने वाले व्यक्ति ही योग्य हैं, और जिस तरह से 10वीं के जो टॉपर होते हैं पूरे देश के, 12वीं के जो टॉपर होते हैं पूरे देश के, उन्हीं को फिर आने वाले समय में हर चीज में टॉप करना चाहिए। उन्हें ही आईएएस में भी टॉप करना चाहिए, उन्हें में भी स्टेट सर्विसेज में भी टॉप करना चाहिए, उन्हें भी आर्मी डिफेंस में भी टॉप करना चाहिए, उन्हें हर जगह टॉप करना चाहिए। लेकिन एक ही साल सर्वश्रेष्ठ होने के बाद भी कहाँ चले जाते हैं? अगले साल कोई इनको नाम याद रखता है क्या? आपको याद है कि पिछले साल का टॉपर कौन था, सीबीएसई का या यूपीपीएससी का? हाँ, बिहार के टॉपर को लोग जरूर याद कर लेते हैं। उनकी अपनी वजह रही है, आप सब जानते हैं कि बिहार में टॉपर की कुछ क्या खासियतें रही हैं।
तो ये जो कहीं ना कहीं टॉपर होना, अधिक मार्क्स लाना किसी की योग्यता का पैमाना नहीं हो सकता। योग्यता का पैमाना वह हो सकता है कि वह किसी काम को किस तरीके से प्रदान कर रहा है, उसका आउटपुट क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, वो किस जो वो डिलीवर कर रहा है वो कितना बेहतर कर रहा है। और इसमें किसी जाति, धर्म और लिंग और इसकी कोई वो नहीं है, उसकी कोई कह सकते हैं कि बपौती नहीं है कि किसी खास जाति का व्यक्ति ही बहुत अच्छा काम करेगा और किसी खास जाति का व्यक्ति बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। इस तरह के बहुत सारे अध्ययन आए हैं। तो ये जो योग्यता की और ये जो एक मिथ जो क्रिएट किया गया है, यह अपने आप में बहुत भ्रामक है। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो लोग अपने आप को योग्य मानते हैं वो ऐसी परिभाषाएं गढ़ दें ताकि दूसरों के लिए भी सुविधा हो जाए कि यह वाला इसके दायरे में आएगा तो योग्य होगा, इसके दायरे में आगे नहीं आएगा तो योग्य नहीं होगा। सिर्फ विवेक के सहारे और सिर्फ कुछ लोगों की मनमर्जी के सहारे किसी को योग्य साबित कर देना और किसी को अयोग्य साबित कर देना, ये बहुत ही निकृष्ट प्रक्रिया है। और इस वजह से यह प्रक्रिया सदियों से चली आ रही थी। आरक्षण की प्रक्रिया ने, आरक्षण अपने आप में एक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी। वो रिजर्वेशन जो था, रिप्रेजेंटेशन था, वो प्रतिनिधित्व है। आप एक सामान्य उदाहरण के सहारे देखें कि अगर किसी जगह पे एक खास जाति के लोग हैं बैठे हों, वहां पे बातचीत का लहजा क्या होगा। अगर उन लोगों में ही ये अलग अलग जाति के लोग बैठे हों तब लहजा क्या होगा। उन लोगों में ही अलग अलग धर्म के लोग बैठे हों तब बातचीत का लहजा क्या होगा। और उनमें भी अगर पुरुष और स्त्री भी बैठे हों अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, तब बातचीत का लहजा क्या होगा। किसी खास स्थान पे, संस्थान में, जगह पे जहाँ पे अलग अलग धर्मों के, जातियों के, संप्रदायों के, लिंग के लोग रहते हैं, वहां का माहौल अधिक लोकतांत्रिक होता है। और जहाँ पे किसी खास जाति, धर्म, समाज, समुदाय के लोग होते हैं, वहां का माहौल अधिक सामंती होता है, अधिक फ्यूडल होता है। तो किस कोई सिस्टम कैसे बेहतर लोकतांत्रिक बने, इसकी प्रक्रिया सुनिश्चित करवाई गई आरक्षण द्वारा। और इस वजह से उनका परफॉर्मेंस अधिक बेहतर हुआ है जो जहां पे आरक्षण लागू हुआ है। तो ये भ्रम मिटा लेना चाहिए लोगों को कि आरक्षण के सहारे कुछ अयोग्य लोग चले जाते हैं। जो व्यवस्था ईमानदार नहीं है, चयन की प्रक्रिया ईमानदार नहीं है। सामान्यतः आप कहिए कि अधिकतर चयन विवेक के आधार पर होते हैं, और जहां भी विवेक का इस्तेमाल किया जाता है वहां पे बेईमानी इंक्लूड होती है, अंतर्निहित होती है। विवेक और बेईमानी आपस में अंतर्निहित होते हैं। उसको जस्टिफाई करने के लिए लोग बहुत सारे आदर्श बखान करते रहते हैं। खासकर इंटरव्यू को ही देखें कि कई जगहों पे सिर्फ इंटरव्यू को ही माना जाता है कि इंटरव्यू ही किसी को योग्य साबित करने का पैमाना है। आप देखिए, किसी को योग्य अगर साबित करना हो, अगर एक साथ 100 लोगों को योग्य साबित करना हो कि 100 में कौन योग्य कौन अयोग्य है, तो उनकी योग्यता के पैमाने भी एक होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति के लिए पैमाना अलग हो, दूसरे के लिए अलग हो। लेकिन अधिकतर इंटरव्यूज में यही होता है कि अलग अलग पैमानों से अलग अलग व्यक्ति की योग्यता निर्धारित की जाती है। किसी के लिए पैमाना अलग है, किसी के लिए अलग है, और बाद में कह देंगे कि ये तो योग्य है, योग्य हो गए। अलग अलग पैमानों से अलग अलग व्यक्तियों की योग्यता निर्धारित नहीं हो सकती, पैमाना एक रखना पड़ेगा। और इस वजह से पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोक सेवा आयोग के जो रिजल्ट आए हैं उसमें लिखित परीक्षाओं में आरक्षित वर्ग के लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इंटरव्यू में जाने के बाद उनका परफॉर्मेंस कम हो गया है, क्योंकि वह प्रक्रिया उतनी ईमानदार, उतनी विवेकपूर्ण, उतनी तर्कसंगत नहीं है। इस वजह से एक गैर तार्किक और अतार्किक व्यवस्था में आप किसी के प्रति भी ईमानदारी व्यक्त करने की, ईमानदारी पूर्ण चयन करने का निर्णय नहीं कर सकते। और इसीलिए कुछ संवैधानिक प्रावधान बनाए जाते हैं। आप कल निशिकांत कोलगे साहब को सुनते हुए आपने देखा, उन्हें बताया था कि महात्मा गांधी इस सामाजिक व्यवस्था में रहते हुए दलित समाज का उद्धार चाहते थे, और उनके चाहने के उनके अपने तर्क थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर
वो यह चाहते थे, वे जानते थे कि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के भरोसे ही समाज की बेहतरी नहीं हो सकती, बल्कि राज सत्ता के सहयोग से ही हो सकती है। स्टेट ही पावरफुल होकर के और यहाँ की सामाजिक समस्याओं का निदान कर सकता है। इस वजह से वे कानून के द्वारा, राज सत्ता के द्वारा, सत्ता तंत्र के द्वारा दलित समाज के हितों की वकालत करते थे, उनमें हितों की बेहतरी की उम्मीद करते थे। तो ये चीजें उन्होंने कल्पना की और ये राज्य सत्ता के सहारे ही दलित समाज की बेहतरी की उन्होंने कामना की। ये संवैधानिक आरक्षण जो है वो सिर्फ सरकारी शिक्षण संस्थाओं में, नौकरियों में और राजनीतिक विधानसभाओं में है, बाकी जगहों पे नहीं है। तो इसकी बेहतर व्यवस्था हो सकती है कि सभी जगहों पे वो प्रतिनिधित्व व्यवस्था कायम हो। दूसरी बात, एक और बात कही जाती है कि बाबा साहब को कुछ लोगों ने सिर्फ दलितों का ही नेता बना दिया और वे तो सबके नेता हैं। मैं 2-3 साल पहले एक टीवी चैनल पर गया था बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में ही, तो उनकी हेडिंग थी किसके अम्बेडकर। मैंने कहा कि आपकी हेडिंग गलत है, किसके अम्बेडकर नहीं है, सबके अम्बेडकर हैं। और बाबा साहब, फिर बताइए किस तरह से बाबा साहब ने जो काम किए वो सबके लिए बेहतरी के लिए काम किए। तो कहते हैं कि सिर्फ दलितों के नेता नहीं है। देखिए बाबा साहब तो जब उनके जाने के बाद सबसे अधिक और सबसे पहले बड़े पैमाने पे उनको सोचने की, उनके बारे में सोचने की, उनको समझने की, उनकी जयंतियां मनाने की सबसे पहली और सबसे बेहतरीन किस्म की कोशिश दलित समाज के द्वारा ही हुई। उसके बाद बाकी लोगों ने उनको देखा, उनको समझा, उन पर चर्चा की, उन पर बातचीत की। तो अगर मान लीजिए कि अगर दलित समाज के लोग दूसरे लोगों के भरोसे ही बैठे रह जाते तो वह नहीं कर पाते। इसीलिए यह जरूरी है कि उन्होंने अगर उनकी बात की, उनको पूजा, उनकी चर्चा की, तो ये उन्होंने अच्छा किया। और उसके सहारे ही आज पूरे देश में, पूरे दुनिया में जहां जहां भी लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य जो लोकतांत्रिक लोग हैं, वो बाबा साहब को याद करते हैं। तो पहले याद करने वाले का पहला हक तो बनता ही है। उसको इसलिए नहीं कहा सकता कि आप कर रहे हैं इस वजह से आप सिर्फ खास वर्ग में ही कर रहे हैं, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी बेहतर भी होनी चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति भी मानने के लिए मजबूर हो, और वह मजबूर स्वेच्छा से हो। हम एक ऐसा आदर्श भी उपस्थित करें कि उस आदर्श को मानने के लिए दूसरे भी मौजूद हों, दूसरे भी मजबूर हों। दबाव के सहारे कोई जबरन नहीं किसी को मनवाया जा सकता। किसी के भी आइडियली, किसी के आदर्शवाद को जबरन नहीं मनवाया जा सकता, स्वेच्छा से ही उसे मानना पड़ेगा। और यह दलित समाज की भी जिम्मेवारी थी कि वह एक ऐसी संरचना बनाता जिसमें सबके लिए उनको मानने की, उनको समझने की, उन पर चर्चा करने की गुंजाइश बनी रहती। और यह चीजें हो रही हैं, बहुत बड़े पैमाने पे हो रही हैं और कई जगहों पे हो रही हैं। और ये इसका मतलब स्वागत भी हमें करना चाहिए। इसी कड़ी में मैं यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि संस्थानिक रूप से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा भी पिछले कई वर्षों से विश्वविद्यालय के अपने सहयोग से, विश्वविद्यालय के अपने स्तर से बाबा साहब की जयंती मनाने का आयोजन किया गया है। इससे पहले यहाँ के छात्र मनाते थे, यहाँ के अध्यापक मनाते थे, लेकिन एक सांगठनिक रूप से, संस्थानिक रूप से विश्वविद्यालय द्वारा मनाया गया। यहाँ के केंद्रीय पुस्तकालय को बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय पुस्तकालय दर्जा दिया गया। इस मामले में और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने में इस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं वाकई बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं यह भी कहता हूँ कि अगर इस विश्वविद्यालय में मुझे आने का, पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता तो मैं वह नहीं बन पाता जो मैं आज हूँ। मैं किसी प्राइमरी स्कूल में टीचर रहता या कहीं और भी कुछ और काम कर रहा होता। लेकिन यहाँ के इस विश्वविद्यालय ने, यहाँ के लोकतांत्रिक माहौल ने, यहाँ के शिक्षकों ने, यहाँ के छात्रों ने, यहाँ के इस परिवार के सभी सदस्यों ने एक जो आत्मीयता और एक लोकतांत्रिक
माहौल दिया। यहाँ पे किसी खास जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग के आधार पे आपके साथ, आपकी आर्थिक स्थिति के आधार पे भी आपके साथ कोई बहुत अधिक सम्मान और बहुत अधिक भेदभाव नहीं मिलता। यह स्थिति बहुत कम विश्वविद्यालयों में है। यह एक विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी खासियत रही है। तो ये जो मैं कह रहा था कि सिर्फ दलितों के नेता नहीं, वो सबके आदमी हैं, सबके नेता हैं, और सबको समझना चाहिए, सबको मानना चाहिए। इसलिए नहीं माने कि कोई दलित मना रहा है इस वजह हम नहीं मनाएंगे, बल्कि आप उनको देखें, उनको पढ़ें, उनको समझें, और उसके बाद यदि उनको लगता है कि वो उनके काम आपके लिए बेहतर है तो उन्हें करना चाहिए। अक्सर ये शिकायत रही है कि इस देश के नारीवादी आंदोलन ने डॉक्टर अम्बेडकर के स्त्री विषयक विचारों को ठीक से समझा नहीं। जिस हिंदू कोड बिल पे उन्होंने इस्तीफा दिया, उनको ठीक से नहीं समझा गया, इस यहाँ के स्त्रीवादी विमर्श ने नहीं समझा। धीरे धीरे उनपे भी चर्चा हो रही है, उनपे भी बातचीत हो रही है, उनको भी समझने की कोशिश की जा रही है। तीसरी बात एक अक्सर होती है कि बाबा साहब की मूर्तियां बहुत लगाई जाती हैं, उनकी पूजा बहुत होती है और उनको पढ़ा कम जाता है। वाकई ये कड़वी सच्चाई है कि उनकी पूजा अधिक होती है, उसके बनिस्पत उनको पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है। इसकी व्यवहारिक वजह यह भी है कि बाबा साहब ने जो बौद्धिक ऊंचाई प्राप्त की थी, उस बौद्धिक ऊंचाई को प्राप्त करके उनके लिखे को पढ़ना और उसको समझना बहुत टेढ़ी की है। किसी एक सामान्य औसत बुद्धि वाले व्यक्ति के बस में बात नहीं है कि बाबा साहब को पढ़े और उनको समझे। इस वजह से बाबा साहब को समझने के लिए लोग बाबा साहब की जीवनी को अधिक पढ़ते हैं, उनके जीवन संघर्ष को अधिक पढ़ते हैं, उन्हीं को याद रखते हैं, और अक्सर जहां भी मौका मिलता है उनके जीवन की घटनाओं के सहारे ही अपने भी बाबा साहब के ज्ञानी होने का दम भरते हैं। ऐसा सही नहीं है। बाबा साहब का लिखा हुआ पढ़ना जरूरी है, ईमानदारी से पढ़ना जरूरी है, उनको पढ़ को समझना जरूरी है, उनके अर्थ को समझना जरूरी है। और आज भी हमारे सामने ऐसे बहुत से अच्छे स्कॉलर हैं जो बाबा साहब के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया उन्होंने पढ़ा है, बहुत बढ़िया उनके जीवनीकार हैं। बसंत मोहन जी, प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र जाधव जी, सुखदेव थोराज सर, आर के काले सर, के चलम सर, बी एल मुंगेकर साहब, प्रोफेसर विवेक कुमार, ऐसे बहुत सारे, प्रोफेसर कुमार सर, ऐसे देश में ऐसे हजारों लोगों की संख्या में लोग आज बहुत अच्छे स्कॉलर मौजूद हैं जो बाबा साहब को पढ़ते हैं, उनको समझा है ठीक से, उनके आदर्शों पे चलने की और उनको लोगों को चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। तो ये एक जो बाबा साहब को मानने की प्रक्रिया रहे। हाँ, जहां तक बात आई पूजने वाली बात है, पिछले दिनों अपने पहले वक्तव्य में आनंद श्री कृष्ण साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि पूजना जो है वो किसी व्यक्ति के प्रति आपको सम्मान प्रदान करने का एक जरिया होता है। किसी के प्रति भी आप किसी को भी पूछते हैं, चाहे आप किसी देवी देवता की किसी मंदिर में, किसी चर्च में, किसी मस्जिद में जाकर आराधना करते हैं, तो उनके प्रति आपको सम्मान, अपना सम्मान प्रदर्शित करने का एक जरिया है। और उसी प्रक्रिया में भी बाबा साहब को लोग पूजते हैं और उनकी जयंतियां मनाते हैं। यह मुझे इसमें कोई खराबी नहीं लगती। यदि कोई व्यक्ति जाके मंदिर में पूजा करता है या यदि कोई बाबा साहब की पूजा करता है, तो मैं न मंदिर, व्यक्तिगत रूप से मंदिर में पूजने वाले को भी खराब नहीं मानूंगा, न बाबा साहब को पूजने वाले को मानूंगा। लेकिन यह जरूर कहूंगा कि हम देखिए कि जिसकी पूजा करते हैं वह कितना पूजा करने लायक है। पिछले दिनों अरुण शौरी जी ने एक किताब लिखी थी, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, और उस किताब के बाद उनके जवाब में हजारों बुद्धिजीवियों ने उनका जवाब दिया था उनकी किताब का, कि ये पता करें कि कौन फर्जी देवता की पूजा कर रहा है और कौन सही देवता की पूजा कर रहा है। जिनके प्रति हम बहुत अधिक श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उनके प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं। हमारे माता पिता हो सकते हैं, होते हैं, हमारे अन्य आदरणीय होते हैं। देवता एक बहुत अच्छे विचारक रहे हैं, प्रोफेसर डॉक्टर वैद्यनाथ विभाकर जी हमारे बहुत गुरु भी रहे हैं। विभाकर जी कहते थे कि देवता वह है जो देता है, जो देता है वो देवता है। तो हम जिन्हें देवता मानते हैं उन्होंने क्या दिया है इसकी भी तो पड़ताल करना जरूरी है। डॉक्टर अम्बेडकर को जो लोग देवता मानते हैं तो वे कह सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर के कारण उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उन्हें नौकरियां मिली,
उन्हें इस देश में एक सम्मानजनक नागरिक होने का मौका मिला, वे दावे से कह सकते हैं। लेकिन बाकी अन्य देवता जो जिनकी भी पूजा करते हैं, जो लोग भी करते हैं, उन्हें कभी अपने आराध्य से पूछना चाहिए कि मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, आपने क्या दिया है मुझे, और अगर नहीं दिया है तो मैं आपकी पूजा क्यों करूं। यह हर आस्तिक को अपने आराध्य से पूछने का अधिकार है। और यदि वो उसके मतलब उनकी पूजा नहीं हो पा रही है और वो आराध्य नहीं है, तो फिर ये लग जाना चाहिए कि वो किसी गलत जगह पूजा कर रहा है। अगर किसी मंदिर में पूजा करने से, किसी देवी देवता की पूजा करने से अगर किसी की स्थिति बेहतर होती, किसी की जिंदगी में सुधार होता, तो सबसे अधिक सुधार जो होना होता उनके मंदिर में रहने वाले पुजारियों का ही होता। वही आईएएस आईपीएस बनते, वही लेक्चर प्रोफेसर बनते, वही डॉक्टर बनते, वही वकील बनते, वही इंजीनियर बनते, क्योंकि वो तो सीधे सीधे उनके संपर्क में रहते हैं, बहुत अधिक वहां अर्चना करते हैं उनकी। लेकिन वो वैसा नहीं हो पाता। इस वजह से जो लोग भी उनकी पूजा करते हैं उनको सोचना चाहिए, ये उनकी समस्या है, वो जाने। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को पूजने वालों का हक बनता है उनके ऊपर, क्योंकि उनकी बदौलत वो चीजें मिली है उन्हें। इस वजह से उनको पूजना भी बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ उनके द्वारा जो हक प्रदान किए गए हैं वह कैसे फलीभूत हो रहे हैं, इनका भी अध्ययन किया जाना, इनका भी, उनको भी पढ़ना भी बहुत जरूरी है। और यह भी बहुत जरूरी है कि हम उन्हें पूजे भी और पढ़े भी। और इस फेसबुक लाइव सीरीज प्रक्रिया में हम आगे भी चलाने वाले हैं, जिनमें हम बाबा साहब की किताबों पे बातचीत करेंगे, उनके ऊपर लिखी गई किताबों पे बातचीत करेंगे। और उसके लिए अभी भी बहुत सारे लोगों ने अपनी सहमति दी है। आने वाले 26 अप्रैल के बाद बहुत सारे आपको अच्छे व्याख्यान सुनने को मिलेंगे बाबा साहब के ऊपर, उनके द्वारा लिखी गई किताबों के ऊपर से। तो ये जो उनकी आलोचना की जो प्रमुख वजह रही है। हाँ, एक और बात अक्सर सुनने को मिलती है और मुझे लगता है कि उस पर भी अपनी बात कह दूं। ये कहा जाता है कि आरक्षण का लाभ कुछ खास ही लोग ले रहे हैं, सब तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये अक्सर ये विमर्श में चलता है, आपको भी सुनने को मिलेगा। मुझे लगभग 8-10 साल पहले की एक वाक्य याद आ रहा है। आर के चौधरी जी जो उत्तर प्रदेश में मंत्री थे और मान्यवर कांशीराम जी के बहुत मजबूत अनुयायियों में से और उनके बहुत मजबूत समर्थकों में से, एक बहुत मजबूत साथी के रूप में रहे हैं। वे एक आए थे बुलंदशहर, एक कार्यक्रम में आए थे वो। तो उनसे एक पत्रकार ने, बुलंदशहर के पत्रकार ने उनसे पूछा कि ये जो आरक्षण का लाभ कुछ खासी लोग ले रहे हैं, जरा इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप 5 ऐसे नाम बताइए जिनके पिताजी भी आईएएस रहे हों और बेटा भी आईएएस हो। उनका जवाब था, सुनते ही पत्रकार महोदय चुप हो गए। तो ये जो धारणा है कि जिनको आरक्षण का लाभ मिल गया वही सब लोग ले रहे हैं, मैं आपसे भी कहता हूं कि आप 25 करोड़ की, 30 करोड़ की जो अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी है, उसमें आप 100 नाम ऐसे ढूंढिए जिनके पिताजी भी प्रोफेसर थे और बेटा भी प्रोफेसर है। 100 नाम ऐसे ढूंढिए जिनके पिताजी भी आईएएस थे और बेटा भी आईएएस है। 100 नाम ऐसे ढूंढिए जिनके पिताजी भी डॉक्टर थे, बेटे भी डॉक्टर है। 30 करोड़ की आबादी में, सामान्य वर्ग में आपको इस तरह की संख्या हजारों में मिल जाएंगी। तो यह कहना कि आरक्षण का लाभ एक ही परिवार ले रहा है, यह सही नहीं है। आरक्षण का लाभ वैसे बहुत सारे लोग ले रहे हैं जिन्होंने अभी तक इसका कोई लाभ नहीं लिया। यह इसलिए कम लगता है क्योंकि आरक्षण के अवसर बहुत कम है, सिर्फ सरकारी नौकरियों में है, सिर्फ शिक्षण संस्थानों में है। यदि आरक्षण की स्थिति और संवैधानिक प्रतिनिधित्व की स्थिति इस देश के हर संस्थान में होती, न्यायपालिका में होती, मीडिया में होती, उद्योग धंधों में होती, इस देश के हर संस्थान में होती, जैसा कि विदेशों में डाइवर्सिटी सिद्धांत को लागू करके किया गया है, स्वेच्छा से होती, तो स्थितियां और बेहतर होती, लोग और अधिक इंगेज होते, अपनी क्षमता का, अपने संसाधनों का और अधिक बेहतर इस्तेमाल करते, और अधिक मजबूत भारत बनता। और सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ही मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि इस देश के हर नागरिक का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी लिंग का हो, इस देश के हर संस्थानों में
उसका चेहरा दिखना चाहिए। हम कहते हैं ना कि न्यायपालिका सिर्फ 200-300 परिवारों में ही भारत की न्यायपालिका घूमती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे होने के पीछे जो वजह है आप सब जानते हैं। और जो पूरे देश की न्याय व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं, वो 300 परिवार से कैसे ही पूरे देश की 130 करोड़ की आबादी को न्याय मिल सकता है? जाके पैर ना फटे विवाही सो क्या जाने पीर पर आई। और इस वजह से अक्सर उनके न्यायपालिका के फैसलों के ऊपर लोगों के मन में संदेह अविश्वास पैदा होता है। पैदा होने की वजह है। खैर, तो इस देश के हर सिस्टम में हर व्यक्ति जब अपना चेहरा महसूस करेगा, अपनी तस्वीर महसूस करेगा, उसमें हर संस्थान में वो अपनी भागीदारी महसूस करेगा, तो उस देश के प्रति उसका सम्मान बढ़ेगा, इस देश के प्रति उसकी निष्ठा बढ़ेगी, इस देश के प्रति उसका देश प्रेम बढ़ेगा। कहीं से भी अगर उसको वंचित किया जाएगा, कहीं से भी उसको अलग किया जाएगा, उसकी योग्यता होने के बावजूद कुछ अकारण वजहों से ही अगर उसको अलग किया जाएगा, तो उसके प्रति निष्ठा कम होगी। तो इस वजह से हमें लगता है कि मजबूत देश, मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए यह जरूरी है कि इस देश के हर चीज में सब में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। और जो डाइवर्सिटी का सिद्धांत जो मैं कहता हूं कि भारत में लाने का श्रेय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब की प्रेरणा से, डॉक्टर अमर सिंह साहब सांसद जो पंजाब में सांसद हैं अभी और वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनकी प्रेरणा से चंद्रभान प्रसाद जी और डी श्याम बाबू जी जो बेहतरीन स्कॉलर हैं, दलित स्कॉलर हैं, उनके द्वारा जो यहाँ पे लाया गया उस अवधारणा को, और उसको एक बहुत मजबूत स्तंभ के रूप में माननीय एच.एल. दुसाद जी जिसको डाइवर्सिटी मिशन के थ्रू पूरे देश में जो आगे बढ़ा रहे हैं, यह मिशन अपने आप में यह विविधता का मिशन है। बहुत सारे कह सकते हैं कि आपके प्रश्नों का समाधान उसमें देता है। इस कह सकते हैं कि यह एक बहुत मजबूत दिशा है एक मजबूत देश को बनाने के लिए। दूसरी बात जो मैं कहूँगा, समाधान की प्रक्रिया में हम कह सकते हैं कि परस्पर संवाद की प्रक्रियाएं हर जगह शुरू होनी चाहिए। हम कहते हैं ना कि देश धर्म प्रधान देश है, धर्म प्रधान देश नहीं है, यह देश जाति प्रधान देश है। जातियों को लेकर के आग्रह पूर्वाग्रह इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद है। इस वजह से जातियों को विमर्श का केंद्र में बनाया जाना चाहिए। यह खुशी है कि दलित साहित्य के कारण दलित जाति विमर्श केंद्र में आई है, लेकिन यह जातियों के प्रति चर्चा हमारे विद्यालयों में होनी चाहिए। हमें इसे इग्नोर करके इसको नहीं कर सकते। हमारे महाविद्यालय में होनी चाहिए, हमारे संस्थानों में होनी चाहिए, हर जगह पे होने चाहिए। इनके जो आग्रह है और इनके जो दुराग्रह है उनके प्रति चर्चा होनी चाहिए। उन पे जब हम चर्चा करेंगे तो एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, एक दूसरे के प्रति बने हुए पूर्वाग्रह को समझने का मौका मिलेगा। और जब हम एक दूसरे के प्रति समझेंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे, उनके तर्कों को नहीं सुनेंगे, उनके साथ तर्क नहीं करेंगे, तो उनके प्रति हम गलतफहमी बनाए रखेंगे और वो गलतफहमियां हमें एक दूसरे से दूर किए रहेंगी, हमें एक दूसरे को नजदीक नहीं ला सकती। मैं एक उदाहरण देकर के अपनी बात कहूंगा कि मैं एक पिछले दिनों एक वरिष्ठ इस देश की बहुत प्रमुख व्यापारिक संस्था है, उसमें उसकी अफर्मेटिव एक्शन काउंसिल में मैं मेंबर था। वहां पे सप्लायर डाइवर्सिटी और बाकी चीजों पर चर्चा चल रही थी। तो जब चर्चा हो रही थी तो एक बहुत बड़े उद्यमी बिजनेस हाउसेज हैं इंडिया के, बहुत बड़े, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो जब सप्लायर डाइवर्सिटी के ऊपर बातचीत आई तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते, हम किसी भी किस्म का रिलैक्सेशन नहीं करते और हमेशा बहुत हम मेंटेन करते हैं, क्वालिटी मेंटेन करते हैं। जहां भी अनुसूचित जाति जनजाति की कोई बात आती है तो लोगों को लगता है कि इनके लिए बात करेंगे तो ये क्वालिटी, कम क्वालिटी वाली बातें ही ये पसंद करेंगे या इनमें कोई क्वालिटी नहीं होगी। ये एक सामान्य धारणा है। उसी धारणा के तहत वो अपनी बात कर रहे थे। जो सेशन को जो चेयर कर रहे थे उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया कि इसके बाद आप बोलिएगा। तो मैंने पूरी बात जब उनकी खत्म हो गई तो मैंने अपनी बात कही। मैंने कहा कि आप सही कह रहे थे, आप बड़े उद्योगपति हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, आप एक समाज को भी बताते हैं, आपके समाज के लोग मानते हैं कि दलितों में कोई क्वालिटी नहीं होती, कोई योग्यता नहीं होती, ऐसा आप लोग मानते हैं। मेरा ऐसा मानना यह है कि आप जो बड़े उद्योगपति लोग हैं, आप इस देश की जनता का खून चूसते हैं। आपको
सस्ती दर पे जमीनें चाहिए सरकारों से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपके लिए बनाया जाता है, सरकार एक ही झटके में हजारों करोड़ रुपया आपका माफ कर देती है, आप दिवालिया हो जाते हैं, आपकी गरीबी नहीं होती लेकिन आपका यूनिट दिवालिया हो जाता है, और उसकी भरपाई यहाँ की इस देश की गरीब जनता को करनी पड़ती है, इस देश की अर्थव्यवस्था को करनी पड़ती है। इस वजह से आप देश का खून चूसने वाले लोग हैं, ऐसा मैं मानता हूं, मेरे समाज के लोग मानते हैं। इतना सुनना था कि वो मतलब चेहरा उनका एकदम सन पर गया। मैंने कहा कि यह धारणा है आपकी मेरे बारे में, मेरी आपके बारे में, और यह धारणा पूरे समाज में व्याप्त है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि न आप ऐसा करते हैं न मैं ऐसा करता हूं। मैंने कहा कि इस देश में जहां जहां भी सरकारी क्षेत्र कमजोर हुआ है, वहां वहां इस देश के निजी क्षेत्र ने आकर के मजबूती प्रदान की है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे तकनीक का क्षेत्र हो, अन्य क्षेत्रों में भी इस देश के निजी क्षेत्र ने, बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े व्यापारिक हाउसेस हैं, उन्होंने इस देश को समृद्ध करने में भूमिका निभाई है। इनफैक्ट इस देश के लोगों को नौकरी देने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उन्होंने। इनफैक्ट दलित समाज को भी, आरक्षित वर्ग को भी। सरकारी नौकरियों से कई गुना नौकरियां निजी क्षेत्र में हैं, और दलित लोगों के भी वहां पे काम करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से काम करें, लेकिन वो उनको इंगेज करते हैं। ये का है। दूसरा यह है कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अपना प्रोडक्ट आपकी कंपनी में सप्लाई करते हैं, लेकिन वो सीधे सप्लाई नहीं करते, वो किसी और को करते हैं। दूसरा व्यक्ति जो है, टीयर 1 का जो वेंडर है, वो बिलिंग करता है आपके नाम से, वह टीयर 1 के वेंडर को 600 रुपया में सामान देते हैं, और वह आपको 1100 रुपये में आपको बेचता है। और मैं जानता हूं, और मैं आपको दिखा भी सकता हूं। तो आप बताइए कि आप योग्यता किसको मानते हैं? उस टीयर 1 वाले के बिलिंग करने को मानते हैं, या टीयर 2 वाले के प्रोडक्ट को मानते हैं? अगर प्रोडक्ट की योग्यता मानते हैं तो आप प्रोडक्ट पे बात कीजिए, आप बिलिंग पे बात मत कीजिए कि कौन सा आदमी आपको सप्लाई कर रहा है, और आप उस प्रोडक्ट पे बात कीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस देश में, जो डिक्की में ऐसे हजारों लोग हैं जो इस देश के अर्थव्यवस्था को, इस देश की पूंजीगत व्यवस्था को बहुत मजबूत कर रहे हैं, और उनके प्रोडक्ट मंगलयान जैसे मिशन में लगे हुए हैं, और बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण मिशन में लगे हुए हैं। तो वे लोग भी इस देश के साथ बेहतर काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रहों को दूर करना जरूरी होगा, और जब तक मिल बैठ करके बात नहीं करेंगे, मिल बैठ करके एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक मेरे प्रति आपके दुराग्रह कम नहीं होगा और आपके प्रति मेरा दुराग्रह कम नहीं होगा। बाबा साहब ने भी यही रास्ता अपनाया था, परस्पर संवाद के जरिए, परस्पर बातचीत के जरिए, पैक्ट के जरिए, गोलमेज कॉन्फ्रेंस के जरिए, डायलॉग के जरिए, डेलीगेशन के जरिए, बहुत सारे मेमोरेंडम के जरिए, बहुत सारे अध्यादेश प्रत्यावेदनों के जरूर उन्होंने बात कही थी। तो यह तरीका होना चाहिए। और दूसरा एक और बात मैं कहना चाहूंगा, बाबा साहब इसके बहुत बड़े हिमायती थे, तकनीक के, उद्यमशीलता के, औद्योगिकीकरण के, नई नई टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े हिमायती थे। मैं विशेष रूप से, मैं अपने, ये तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन मैं अपने अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लिए, अन्य पिछड़े वर्ग के समुदाय के लिए भी मैं कहूंगा, जो लोग वंचना के शिकार रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, अधिक से अधिक सीखें, अधिक से अधिक टेक्नो फ्रेंडली हों, अधिक से अधिक उसका उपयोग करें, उसके ज्ञान का, उसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का उपयोग करें। हमारी जो पौराणिक ज्ञान परंपरा रही है, वह कनफुकवा ज्ञान परंपरा रही है कि कान में ही ज्ञान प्रदान करना है ताकि किसी दूसरे तक पहुंच नहीं पाए। तो यह इतनी सीमित रही है कि इसने सबको नहीं पहुंचाया। इस तकनीक ने जो बहुत बड़ा विस्फोट किया है ज्ञान के भंडार का, अनुभवों का, बहुत बड़े पैमाने पे इसने एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। इस तकनीक ने आज किसी दूर देहात में बैठ कर रह करके कोई व्यक्ति तकनीक और इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बात कर सकता है, अपनी बात पहुंचा सकता है। इसको अपना करके, इस तकनीक को अपना करके, इस तकनीक के उपक्रमों को अपना करके आप चीजों को बेहतर कर सकते हैं, चीजों को बेहतर बना सकते हैं, एक दूसरे के प्रति आग्रह दुराग्रहों को कम कर सकते हैं। तो ये चीज जो हमें लगता है कि बाबा साहब ही इसके हिमायती थे, और
इसके लिए इसके अनुयायियों को भी ये चीजें कह सकते हैं कि गांठ बांध लेनी चाहिए कि हम उन्हीं बातों को रख करके हम बाबा साहब के आदर्शों को बेहतर कर सकते हैं। ये एक आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अक्सर हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि राजनीति वो सत्ता की चाबी है जिससे हर ताले खुलते हैं। मुझे लगता है कि यह संपूर्ण सत्य नहीं है। राजनीतिक सत्ता के सहारे ताले खुलते हैं, लेकिन मान लीजिए कि जब राजनीतिक सत्ता नहीं रहती तब क्या वो ताले ऐसे ही जंग पड़े रहेंगे, ऐसे ही बंद पड़े रहेंगे? क्या उसके बाद उसकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी? मुझे लगता है कि न सिर्फ राजनीतिक सत्ता बल्कि साहित्यिक सत्ता, आर्थिक सत्ता, सांस्कृतिक सत्ता, सामाजिक सत्ता, इन सारी सत्ता की हिस्सेदारी, इन सारी सत्ताओं की मजबूती, इन सबकी मजबूती भी किसी भी समाज को मजबूत बनाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जब हमारा शासन होगा, हमारे मुख्यमंत्री होंगे, हमारे प्रधानमंत्री होंगे, हमारे ये होंगे, हमारे वो होंगे, तभी हम बेहतर हो पाएंगे और उसके इंतजार में बाकी सारे कामों को आप सेकेंडरी करते जाएंगे। बाकी सारे काम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि राजनीतिक आंदोलन। तो सिर्फ राजनीतिक आंदोलनों से और विशेष करके सिर्फ दलित राजनीतिक आंदोलनों से ही दलित आंदोलन की पहचान करा पाना या उसके अप एंड डाउन की पहचान करना, उसकी व्याख्या करना कहीं से भी सही नहीं है। प्रोफेसर विवेक कुमार जी कहते हैं कि दलित आंदोलन के कई रूप हैं, राजनीतिक रूप हैं, साहित्यिक रूप हैं, आर्थिक रूप हैं, सामाजिक रूप हैं, सांस्कृतिक रूप हैं, धार्मिक रूप हैं। राजनीतिक रूप में जहां पर राजनीतिक पार्टियों का गतिविधियां चलती हैं, साहित्यिक रूप में दलित साहित्य आगे बढ़ रहा है, आर्थिक रूप में डिक्की जैसे कई सारे संगठन हैं, डिक्की बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है, अपना काम कर रही है, और सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं, बहुत सारे संगठन बने हुए हैं। धार्मिक आंदोलन में बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। इस समय इस कोरोना में भी बहुत सारे हमारे बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षु, विशेष करके मैं बहुत श्रद्धावनत हूँ भिक्षु चंदिमा जी के ऊपर, जो इस समय इस कोरोना के माहौल में अपने आसपास के और भी कई सारे बौद्ध विहारों में अपने आसपास के लोगों द्वारा जा करके और वहां पर आहार सामग्री बांट रहे हैं। मुझे अभी तक किसी मंदिर द्वारा इस तरह के आयोजन करने की नौबत नहीं आई। सुना है कि बहुत अरबों रुपया है मंदिरों के पास में, लेकिन इस तरह के नहीं सुनने को मिला। लेकिन बहुत कम संसाधनों में होने के बावजूद बौद्ध विहार जो है इस कोरोना काल में लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। तो यह सारी चीजें जो मैंने सीखी हैं बाबा साहब को पढ़ करके, उनको पढ़े हुए विद्वानों के साथ मिल करके, उनसे बातचीत करके, उनको समझ करके, उनके विरोधियों को भी सुन करके, उनके समर्थकों को भी सुन करके और उनके आंदोलनों में एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका रखते हुए इन सबके साथ मैंने ये चीजें समझी हैं और मुझे अपने इस समझ पे भरोसा है और मुझे गर्व भी है अपनी समझ पे। इसके साथ ही साथ एक और मैं अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग आने वाले समय में भी आज 5 बजे अरुण खोबरागरे जी एक बहुत अच्छे उद्यमी भी हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर भी हैं, वो भी 5 बजे अपनी बात रखेंगे। सारे वीडियोज इस फेसबुक पेज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेरी नज़र में पे मौजूद हैं। आप सबको सुनिए, सब पे अपनी टिप्पणियां दीजिए, मर्यादित टिप्पणियां दीजिए, आलोचना कीजिए, मर्यादित आलोचना कीजिए, वो सब स्वीकार्य है। यदि आप भी अपनी बात रखना चाहेंगे तो आने वाले दिनों में बाबा साहब की किताबों को आप पढ़ें, उनके ऊपर लिखी गई किताबों को पढ़ें और आप बातचीत करें। हमें लगता है कि और चीजें बेहतर होगी। और बाबा साहब ने जो स्वप्न देखा था जिससे उनके समय में नहीं समझा गया, आज समझा गया है और मुझे विश्वास है कि यही रफ्तार रही तो आने वाले दिनों में और अधिक बेहतर समझा जाएगा। उनकी विश्व दृष्टि की पूरे विश्व में प्रशंसा की जाएगी, विश्व दृष्टि में उनको अपनाया जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ आपने सुना, अभी सुना, आप बाद में भी सुनेंगे। आप सबका शुक्रिया, आप सबके प्रति हार्दिक आभार और आप मेरे प्रति स्नेह आत्मीयता बनाए रखें, इसके लिए पुनः आप सबको साधुवाद। जय भीम, जय भारत।